टैग्स आप जो बात कर रहे थे एसईओ की, उसमें टैग्स बहुत मैटर करते हैं। ठीक है, मैं मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जो आप देखें पहले आपकी सर्विसेज के अकॉर्डिंग सेलर्स ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं, उनके रिव्यूज़ हैं, आप उनके टैग्स को देखें। ठीक है, क्योंकि न्यू सेलर के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि वो सबसे पहले देखें कि कौन सी चीज़ किस तरह से हो रही है। ठीक है, और वो सबसे बेहतर तरीके से पता चल सकती है कि जो ऑलरेडी सेलर्स वर्क, बहुत ज़्यादा वायलेशन है कि अगर आप किसी को भी अपनी बैंक डिटेल्स, कोई अपना फ़ोन नंबर, व्हाट्सअप नंबर भी शेयर करें, तो उनका एल्गोरिथम कुछ इस तरह का है कि वो विद इन सेकेंड्स आपका अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं। अब इसमें नई ऑप्शन पहले नहीं होती थी कि हम फाइवर के ऊपर जूम कॉल कर सकते हैं, बट वो जूम कॉल भी आपकी रिकॉर्ड हो रही होती है। ठीक है, उसमें और आपका इवन के डॉक्यूमेंट भी जो है वो स्कैन होने के बाद ये अपलोड होता है। तो ये सबसे बड़ी टिप है जो कि मैं बता रहा हूँ कि बताते नहीं है लोग क्योंकि ज़ाहिरी बात है वो उसमें इशू होता है। अच्छा। लेकिन आप ऑटो रिफ्रेश लगा लें। ठीक है, आपने जिस टैब के ऊपर खोला हुआ है आप ऑटो रिफ्रेश लगा लें, 15 सेकंड्स टू 2 मिनट्स आप उसके ऊपर सेट कर लें। आपका जो वो पेज है वो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होता रहेगा और आप ऑनलाइन उसके ऊपर शो होते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट आशिक रिजवान एंड वेलकम टू द 8th एपिसोड ऑफ सोच आगे की। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनकी फील्ड से रिलेटेड ही वो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो फ्रीलांसिंग के बारे में ही है। वो जिस प्लेटफॉर्म पे फ्रीलांसिंग कर रहे हैं हम उनसे जानेंगे कि वो प्लेटफॉर्म, उसके ऊपर अगर हमने प्रोफाइल बनानी है तो स्टार्ट से लेके एंड तक वो क्या क्या स्टेप्स हैं और वो क्या क्या टिप्स हैं वो जो हमें दे सकते हैं और आपको दे सकते हैं ताकि आप भी अपनी फ्रीलांसिंग की जर्नी स्टार्ट कर सकें। हमारे गेस्ट का नाम है अवैस मजीद और उन्होंने रिसेंटली अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है कॉमसेट से आर्किटेक्चर के अंदर। तो उन्हीं से जानते हैं, उन्हीं के पास चलते हैं कि उनका ये जर्नी कब स्टार्ट हुई और वो कैसे उसको लेके चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अवैस, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक। अच्छा अवैस, आप सबसे पहले ये बताएं कि आपने अभी रिसेंटली आपकी ग्रेजुएशन हुई जी जी आर्किटेक्चर के अंदर, तो जी अपने जी। थोड़ा स्टडी का बैकग्राउंड बताएं। अच्छा, मेरी फील्ड जो है वो बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है, 2018 में मैंने स्टार्ट किया, 5 इयर्स का मेरा बैचलर्स का प्रोग्राम था। 2023 में जो है वो मैंने मेरा कंप्लीट हुआ अभी रिसेंटली। और आपको जैसे पता है कि कोविड की वजह से जो है यूनिवर्सिटीज़ वगैरह बंद हो गई थी, काफ़ी एजुकेशनल सारा जो है उसमें सिस्टम चलता रहा। तो उसके दौरान ये हुआ कि जो हमारी क्लासेस थी वो ऑनलाइन हो गई थी, सारा सिस्टम हमारा ऑनलाइन हो गया था। ठीक है, तो काफ़ी कुछ ये था कि हमारा बिल्कुल घर से बाहर, आपको पता है कि सारा शट डाउन हो गया था। तो उसमें ये था कि प्रॉपर जॉब्स वगैरह तो उस तरह से थी नहीं। ठीक है, तो उसमें हमने हमारे जो फ्रेंड सर्कल था तो हमने सोचा कि कोई काम वगैरह स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हम अर्निंग वगैरह कर सकते हैं अपनी फील्ड से रिलेटेड। सही। तो हमें जो है वो फ्रीलांसिंग सबसे बेहतर ऑप्शन नज़र आई उसके अंदर। हम लोगों ने उसके बारे में रिसर्च की कि हम किस प्लेटफॉर्म पे बेहतर ज़्यादा प्रोवाइड कर सकते हैं और किससे बेहतर अर्निंग हो सकती है कि हम अपना टाइम वगैरह। तो फाइवर से हमने स्टार्ट किया 2021 में जो है वो फाइवर से मैंने स्टार्ट किया था और अब मुझे जो है वो 3 साल हो गए हैं इस पे काम करते हुए। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं, आप फ्रीलांसिंग जो कर रहे हैं फाइवर के ऊपर, जी जी तो आपको फाइवर का आइडिया कैसे आया? अब क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे पास फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स जी जी हैं, बिल्कुल। तो आपको फाइवर का किसी ने रिकमेंड किया या आपको खुद पता लगा? फाइवर में बेसिकली हम मेरी जो फील्ड है आर्किटेक्चर और डिज़ाइन भी हमारे साथ ही डिपार्टमेंट होता था, तो आर्किटेक्चर और डिज़ाइन की सर्विसेज बहुत ज़्यादा मैंने सुना था कि फ्रीलांसिंग मार्केट के ऊपर सेल होती हैं। ठीक है, तो उसमें मुझे आइडिया ये हुआ कि जो मेरे सीनियर्स थे कुछ, वो ऑलरेडी फाइवर के प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे थे और फाइवर का मैंने ये सुना था कि बहुत ईजी टू यूज़ है। सही। तो मैंने जब अपनी पहली प्रोफाइल बनाई मैंने काफ़ी गलतियां भी उसमें की, मेरी प्रोफाइल जो है वो ब्लॉक भी हुई। ठीक है, और उसमें ये है कि काफ़ी एक ये भी हसल है कि आप, ये नहीं है कि आप फर्स्ट डे अकाउंट बनाएंगे अपना और सब सेटअप आपका स्टार्ट हो जाएगा, आपको ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसमें ये था कि सबसे ज़्यादा फाइवर जो है वो मुझे ईजी टू यूज़ लगा था। अपवर्क पे भी बहुत ज़्यादा है, अपवर्क पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। तो उसमें ये है कि फाइवर जो है सबसे ज़्यादा ईजी टू यूज़ था, जिससे मैंने उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट की अपनी। सही हो गया, यानी कि आपने 2021 में अपना फाइवर की जर्नी स्टार्ट फाइवर की की जर्नी और बता रहे हैं आप कि आपके कुछ अकाउंट्स ब्लॉक भी हुए, ब्लॉग भी हुए। लेकिन स्टिल आपने दोबारा अकाउंट बना के जी आप जी उसको भी जी। कर रहे हैं। चलें, आपके अकाउंट क्यों ब्लॉक हुए इसकी तरफ भी हम बाद में आएंगे। पहले आप ये बताएं कि आप कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। फाइवर के ऊपर मेरा ये था कि मैं अपनी फील्ड को ही परस्यू करूं। उसमें ये है कि मेरा जिस तरह से मेरा फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर है, तो मैं लोकल मार्केट में भी मैं जॉब वगैरह, एक्सपीरियंस वगैरह और इस साइड पे ही आर्किटेक्चरल सर्विसेज प्रोवाइड करना चाह रहा था। तो मैं चाह रहा था कि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो भी इसी फील्ड में रहे। तो मैं आर्किटेक्चरल में 3D मॉडलिंग सर्विसेज, रेंडरिंग सर्विसेज, 2D ड्राइंग्स और इसी ही रिलेटेड वगैरह विजुअलाइजेशन
का मेन जो है मेरा जो सर्विसेज है प्रोवाइड कर रहा हूँ फाइवर के ऊपर। ठीक हो गया है। तो अच्छा, आप जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं डेफिनेटली अब आपका जो है पोर्टफोलियो जो है बन गया है। जी तो अगर कोई बंदा फ्रीलांसिंग डेफिनेटली उस पर हम आएंगे फाइवर पे कैसे जी कर सकता है, जी जी लेकिन जो स्पेशली आप सर्विसेज दे रहे हैं जी जी उन उसके अंदर से रेंडिंग वगैरह आपने बताया, जी उसके अंदर कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स यूज़ होते जी हैं, और अगर कोई लेमैन है जिसने अभी बिल्कुल स्टार्ट करना है, जी वो क्या ऐसे कोई क्या कहते हैं स्किल्स वगैरह हैं जी जो विद इन 15 डेज विद इन अ मंथ वो सीख के ये जी। चीज़ें कर सकता है? अच्छा, आर्किटेक्चर में हमारे पास सॉफ्टवेयर्स तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सही। 2D में हम देखें तो हमारे पास मेन सॉफ्टवेयर्स हैं ऑटोकैड और रेविट। ठीक है। अब जो ऑटोकैड है वो आप यूट्यूब वीडियोस से भी सीख सकते हैं, एक 1 वीक भी जो है वो इसके लिए इनफ है आप सीख ठीक लेंगे, है। और अपनी 2D ड्राइंग्स की सर्विसेज उसके ऊपर प्रोवाइड कर सकते हैं। हम्म। अब 3D में जो है हमारे पास काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स हैं, जिस तरह हमारे पास स्केचअप हो गया, हमारे पास राइनो हो गया, हमारे पास रेविट के अंदर भी ऑप्शन होती है, सही ठीक है। बट ये है कि जो स्केचअप है वो बहुत ज़्यादा ईजी टू यूज़ है, तो उसमें ये है कि हमारे पास यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स वगैरह अवेलेबल हैं, और स्केचअप की सर्विसेज फाइवर के ऊपर सबसे ज़्यादा सेलेबल है। उसके बाद सही। इसी तरह हमारे पास रेंडरिंग के सॉफ्टवेयर आ जाते हैं 2 से 3, ठीक है। इसमें हमारे पास ल्यूमिन आ जाता है, हमारे पास इनस्केप आ जाता है, वीरे आ जाता है। और ल्यूमिन ये है कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि स्केचअप बहुत ज़्यादा सर्विसेज उसमें सेल होती हैं, उसी तरह ल्यूमिन की हमारे पास सर्विसेज बहुत ज़्यादा होती हैं। तो सही। ये 2 से 3 रेंडरिंग सॉफ्टवेयर हैं जो कि टाइम टेकिंग इतने ज़्यादा नहीं है, इनके बहुत ज़्यादा कोर्सेज भी होते हैं, और यूट्यूब वीडियोस भी बहुत ज़्यादा है कि हम वहाँ से सीख के और सारा अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, अगर किसी ने लाइक आर्किटेक्चर नहीं किया हुआ जी या उसकी ये फील्ड जो है मेन फील्ड जी नहीं है, जी तो क्या फिर भी वो ये सीख के इसको कर सकता है? बिल्कुल। आप सबसे जो बेसिक रिक्वायरमेंट है आपके पास एक लैपटॉप की है बेसिक, या आपके सिस्टम की रिक्वायरमेंट है जिसके सही। ऊपर आपका 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर और आपका रेंडरिंग सॉफ्टवेयर जो है वर्किंग में आ सके। सही तो है। हमारे लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, अगर कोई फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर से नहीं भी बिलोंग करता, तो हमें सिर्फ ये है कि 2D की उसका स्किल होनी चाहिए, उसके बाद 3D मॉडलिंग का स्किल होना चाहिए, और रेंडरिंग होना चाहिए। उसमें बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट आपकी फाइवर पे ऊपर अगर सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट ये नहीं है कि आपकी फील्ड आर्किटेक्चर की होनी चाहिए या डिज़ाइन की होनी चाहिए। जस्ट आपको 3D मॉडलिंग और रेंडरिंग का स्किल आना चाहिए। अच्छा, नहीं, जो आपने डेफिनेटली डिग्री की है, आपने जी 4 साल पढ़ा है जी इसके बारे जी में, जी तो जो आप रेंडरिंग कर रहे हैं या 2D प्लान्स बना रहे हैं, तो जी डेफिनेटली आपकी जो स्टडी है, आपकी जो एजुकेशन है वो, जी तो उसमें कुछ ना कुछ तो आपका काम आता होगा जो कि जी अगर मैं करता हूँ, मेरी फील्ड आर्किटेक्चर नहीं है, जी तो जी। मुझे वो चीज़ें नहीं पता होंगी। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँ कि जो मेरी फील्ड आर्किटेक्चर की है, जो अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की, अगर मेरे पास कोई पाकिस्तान का काम आएगा, तो उसमें ये है कि मैंने जो मेरी क्योंकि स्टडीज़ पाकिस्तान की थी, तो मैंने उनके बायलॉज वगैरह सारी चीज़ें उनको फॉलो करता आया हूँ, और मैं डिज़ाइन सही। कर सकता हूँ, डिज़ाइन सर्विसेज भी अपनी प्रोवाइड कर सकता हूँ पाकिस्तान के लिए। सही लेकिन है। अगर मैं बात करता हूँ यूके की, कनाडा की, अमेरिका की, तो उनकी डिज़ाइन सर्विसेज में उनके बायलॉज डिफरेंट है, ठीक है। सही है। तो उसमें ये है कि उसमें मेरी फील्ड आर्किटेक्चर जो है उसका काम होगा मेन, कि मैं उनके बायलॉज को किस तरह से लेके डिज़ाइन करता हूँ। बट अच्छा। अगर मैं बात करता हूँ रेंडरिंग की, मॉडलिंग की, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप आर्किटेक्चर के ही स्टूडेंट हों, या आप आर्किटेक्ट ही हों, या आपकी फील्ड यही हो। उसमें कोई भी आप फील्ड हो, आपको शौक हो, आप उसमें जो है वो सीख के अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। बिल्कुल भी अच्छा। उसमें ये नहीं है कि आप आर्किटेक्चर से ही बिलोंग करते हो। अच्छा, यानी कि एक लेमैन जो है, जो कि पढ़ा लिखा है, डेफिनेटली उसको पता है कि हमने यूज़ कैसे करना है बिल्कुल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स, वो सीख सकता है और बिल्कुल वो ये सर्विसेज जो है वो वो सर्विसेज दे सकते दे हैं। सकता है। हमारी आर्किटेक्चर में भी अगर देखूं 5 साल की मेरी जो उसकी स्टडीज थी, उसमें भी जो सॉफ्टवेयर था वो हम लोगों ने खुद ही सीखा है, हमें ठीक किसी है। ने सिखाया नहीं है सही कि है। आप मतलब इस सॉफ्टवेयर यूज़ करें। फोटोशॉप वगैरह बेसिक सॉफ्टवेयर और विजुअलाइजेशन ड्राइंग की नो हाउ हमें उन्होंने बिल्कुल दी है हमारे ठीक है। इंस्ट्रक्टर्स ने, बट जो सॉफ्टवेयर्स में मॉडलिंग हो गया, रेंडरिंग हो गया, वो हम लोगों ने खुद ही सीखा है। तो इसी अच्छा। तरह लेमैन के लिए भी यूट्यूब के ऊपर ट्यूटोरियल्स हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं, वो सब जो है वो सीख के उस तरह से आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है डिग्री की या कुछ उस तरह से। ठीक हो गया, यानी कि एक आम बंदा भी है वो ये सर्विसेज वगैरह हम दे सकता हाँ है। ठीक बिल्कुल हो गया। अच्छा, अब ये बताएं कि फाइवर फाइवर के बारे में बताएं कि फाइवर हमें पता है एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, उस पर जी हम जो अपनी सर्विसेज सेल करते हैं, जी तो फाइवर के ऊपर गिग्स कैसे बनाते हैं, जी इसके अलावा उसमें कौन कौन से लेवल्स हैं, कौन जी कौन सी मेन पॉलिसीज़ हैं जिसका हमें जी। ध्यान रखना चाहिए? अच्छा, फाइवर पे ये है बेसिक के अगर तो आप देखें सिंपल बायर हैं, तो आपको जस्ट अपना अकाउंट बनाना है और सर्विसेज को आपने जो है वो खरीदना है। हम्म। अगर आप सेलर हैं तो सेलर के लिए आपको सबसे पहले तो अपना अकाउंट सेटअप करना है। ठीक उसमें है। आपका होता है कि मेन आप किस कैटेगरी में वर्किंग करना चाह रहे हैं। अब जैसे मेरी आर्किटेक्चर रिलेटेड है 3D मॉडलिंग और रेंडरिंग से,
तो उसके अंदर सबसे पहले तो मैं अपना सेलेक्ट करूंगा कि 3D मॉडलिंग और रेंडरिंग का। ठीक फिर है। उसके अंदर सब कैटेगरीज आ जाती हैं जब आप अपनी प्रोफाइल बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक आपके है। मतलब एक अगर आपका ईमेल एड्रेस भी आपका है, आपका एक फ़ोन नंबर है, आप बेसिक डिटेल्स ऐड करके अपना प्रोफाइल सेटअप करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं कि आप कौन सी सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं। हम्म, आप उसके अंदर से कैटेगरी अपनी डिफाइन करके, सब कैटेगरी डिफाइन करके और अपने 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 इंटरेस्ट शो करवा सकते हैं। ठीक है। सही अब है। जैसे कि आपने कोई सर्विसेज भी देनी है, तो आपका पास्ट एक्सपीरियंस में ज़ाहिर बात है आपने कोई ना कोई काम किया होगा, वर्किंग की होगी, उसका आपके पास अपना पोर्टफोलियो एक बना होगा। ठीक ठीक है। है। तो आप जब अपनी बेसिक प्रोफाइल सेटअप करते हैं सारी, आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आप अपनी सारी डिटेल्स वगैरह ऐड करते हैं, वेरिफिकेशन आपकी अकाउंट की हो जाती है, जो कि बहुत इजी है। जस्ट आपने अपनी ईमेल ऐड करनी है, वो आपको कोड सेंड करेंगे और आप वहाँ से आपकी वेरीफाई हो जाएगी। इसी तरह सेम आपके मोबाइल नंबर के लिए। सही। तो इसमें यह है कि आप एक ईमेल पे एक ही अकाउंट बना सकते हैं और आपके मोबाइल नंबर पे भी एक अकाउंट बन सकता है। ठीक है। अच्छा। तो आपकी जब ये सेटअप हो जाता है तो आपको डायरेक्ट वो ले जाता है कि आप अपनी गिग बनाएं। ठीक है। अब जब आप अपनी गिग बनाना स्टार्ट करते हैं तो उसमें आपकी डिटेल्स आ जाती हैं कि हमारे पास एक गिग के अंदर 3 पैकेजेस की ऑफर होती है। ठीक है। बेसिक आप अपने डिटेल वगैरह ऐड करते हैं कि मैं ये सर्विस प्रोवाइड करना चाहता हूँ, उसके बाद वो आपको पैकेजेस में ले जाता है। ठीक है। अब फाइवर के ऊपर मैं अपनी आर्किटेक्चर की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा सेलर बैठा हुआ है, कॉम्पिटिशन बहुत ठीक ज़्यादा है। है। ठीक है। तो अब मैं ये कहूँ कि मैं फर्स्ट ही $100 सेट करूँगा अपनी फर्स्ट प्राइस और मेरे ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा। इसमें यह है कि आपको बहुत हसल करनी पड़ती है। मैंने जब अपना 2021 में स्टार्ट किया था अकाउंट, तो मैंने $5 से स्टार्ट किया था। ठीक है। सही। $5 से स्टार्ट किया था। उसमें ये था कि कंपटीशन बहुत था। हम्म, अब देखें, अब मार्केट है, कंपटीशन होगा, आप अपनी कम प्राइस जितनी देंगे उतना ही आपके पास बायर आएगा। ठीक है। मैंने उसके अंदर काफ़ी बड़े बड़े स्कूल के मॉडल रेंडरिंग वगैरह भी किया है। मुझे ये था कि मेन आपको सबसे पहले अपनी अकाउंट के ऊपर ऑर्डर्स लेके आने हैं और रिव्यूज़ लेके आने हैं। ठीक है। ठीक है। आपका जो सेटअप है, जो आपका गिग का, वो तो मैंने आपको बताया कि एक तरह से हो जाएगा। जस्ट आपने जाके फिर इमेजेस वगैरह करनी है, आप अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह करेंगे और वहाँ पे आपका गिग सेटअप हो जाएगा, आपके प्रोफाइल के ऊपर शो हो जाएगा। अच्छा, इसमें मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो हम स्टार्टिंग में गिग्स बनाते हैं बिल्कुल। उसके अंदर जो एसईओ का थोड़ा सा बताएं। एक तो टाइटल्स होते हैं, उसमें जी। डिस्क्रिप्शन होती हैं, फिर तीसरी चीज़ आ जाती है कि वो पैकेजेस हम बना सकते हैं। बिल्कुल। तो पैकेजेस बनाने का और ना बनाने का, जैसे एक हम पैकेज दे रहे हो एक ही गिग में, तो उसका कितना इम्पैक्ट होता है? अच्छा, पैकेज देखें, मैं ये कहता हूँ कि फाइवर जो जो आपको सर्विसेज दे रहा है न्यू सेलर के लिए भी, या सही। बेशक आप जिस लेवल पे भी हो, आपको वो यूज़ करनी चाहिए। ठीक ठीक है। है। अब पैकेज से फ़ायदा ये होता है कि हम हर एक पैकेज में हर चीज़ को डिफाइन नहीं कर पाते। सही ठीक है। है। अगर मैं कहता हूँ कि मैंने एक स्क्वायर फीटेज की बात करता हूँ, क्योंकि मैंने कुछ स्क्वायर फीट का प्रोजेक्ट करना है जो कि मेरे फर्स्ट पैकेज में होगा। सही। लेकिन मैं जितनी ज़्यादा उसको पैकेजेस में डिफाइन करूँगा कि मैं इतना एरिया को, लाइक आप अपनी ही ज़्यादा जो है एक तरह से एक्सप्लेन करना चाह रहे हो चीज़ें कि आप कौन कौन सी सर्विसेज कितने कितने प्राइस में करना चाहेंगे, कि आपसे क्लाइंट डिस्कस ना करे, जस्ट वो आपकी प्राइस वगैरह देखे और ऑर्डर आपको कर दे, अब ताकि बाद में कंफ्यूजन ताकि ना बाद हो। में कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक सही। है। और आपका गिग सेटअप हो गया, आपका ये सारी डिटेल्स पैकेजेस वगैरह हो गई। फिर अब फाइवर ने एक नया स्टार्ट किया कि मैं अगर कुछ इमेजेस अपलोड करता हूँ तो फाइवर उसमें मेरे से पूछता है कि ये किस कैटेगरी में जाता है। ठीक है। उस कैटेगरी को आपने प्रॉपर तरीके से डिफाइन करना है। अगर मैं रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है तो मैं रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट और उसके टैग्स, जो टैग्स आप जो बात कर रहे थे एसईओ की, उसमें टैग्स बहुत मैटर करते हैं। ठीक है। मैं मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जो आप देखें पहले आपकी सर्विसेज के अकॉर्डिंग सेलर्स ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं, उनके रिव्यूज़ हैं, आप उनके टैग्स को देखें। ठीक है। क्योंकि न्यू सेलर के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि वो सबसे पहले देखें कि कौन सी चीज़ किस तरह से हो रही है। ठीक है। और वो सबसे बेहतर तरीके से पता चल सकती है कि जो ऑलरेडी सेलर्स वर्किंग कर रहे हैं। अच्छा, जो ऑलरेडी सेलर्स की गिग्स हैं, अगर हम वो खोलेंगे तो हमें उसमें टैग्स नज़र आते हैं? टैग्स नज़र आते हैं। उसमें ये ठीक होता है है। कि आप उनकी गिग के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे। ठीक है। तो एंड के ऊपर आपको टैग्स नज़र आएंगे, जो कि हमें 5 टैग्स फाइवर अलाउ करता है आपकी गिग के लिए। ठीक है। ठीक है। क्योंकि उन टैग्स की बेसिस पे सपोज मैं कहता हूँ कि मैं आर्किटेक्चरल रेंडरिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ फॉर इंटीरियर। अब सेलर्स का ये होता है कि सेलर्स प्रॉपर जो हमने लिखा होता है उस तरह तो सर्च नहीं करेगा। सेलर्स ने तो आपको पता है कि कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग सर्च करना है, वो बिल्कुल। इंटीरियर या एक्सटीरियर सर्च करेगा। तो आपने जब कीवर्ड्स इस तरह के यूज़ किए होंगे तो आपकी जो फाइवर की जो गिग है वो बेसिकली आपकी फर्स्ट पेज पे आना शुरू हो जाएगी। ठीक है। और क्योंकि सेलर बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आपकी जो वर्ड्स हैं स्टार्टिंग में वो बहुत ज़्यादा मैटर कर रहे होते हैं। ठीक है। तो जैसे अब यूट्यूब के अंदर एसईओ हम करते हैं तो बहुत से सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि एसईओ के लिए हेल्प करते हैं, जस्ट लाइक विड आईक्यू। तो फाइवर के ऊपर भी क्या ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जो हमें बताते हैं कि ये इसका जो सर्च वॉल्यूम है इस कीवर्ड का वो काफ़ी ज़्यादा है? अच्छा, इसका मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हम वैसे अगर सर्च करें
जस्ट आप गूगल पे जाके करें कि इसकी सर्विसेज वगैरह, या मैं ये सर्विसेज फाइवर पे देना चाह रहा हूँ, तो कौन कौन सी सर्विसेज, आपको किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत उसके लिए नहीं है स्पेसिफिकली कि ठीक है। आप कोई सॉफ्टवेयर देखें कि मैं फाइवर के ऊपर करना चाह रहा हूँ। आप जस्ट गूगल के ऊपर जाके सर्विसेज का सर्च करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से वर्ड्स जो हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं और कौन से सेलर ज़्यादा सर्च कर रहा है। ठीक है, ठीक है। ये तो हो गया एक न्यू सेलर्स के लिए। जब आपकी प्रोफाइल रनिंग में आ जाएगी, ठीक है, तो कुछ टाइम बाद, कुछ रिव्यूज़ के बाद फाइवर आपको सेलर प्लस की ऑप्शन देता है। ठीक है, जो कि हमारे पास $19 पर मंथ लेता है। उसमें 2 पैकेजेस होते हैं। जो बेसिक पैकेज भी आप ले लें तो हमारे पास उसके अंदर बेसिकली आइडिया हो जाता है कि हमारा गिग रैंक कहाँ पे कर रहा है और कीवर्ड्स कौन से हैं। तो फाइवर का एक अपना ही एसईओ सिस्टम है जिससे ठीक है। आपको पता लग जाएगा कि आपने जो गिग्स बनाए हुए हैं, जो आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उसमें कौन कौन से कीवर्ड्स यूज़ करें जिससे आपकी जो गिग अच्छे जो है फर्स्ट पेज पे या टॉप पे रैंक करेगी। अच्छा, यानी कि फाइवर अपना ही एक उन्होंने कह लें कि एक ऑप्शन दिया, एक सर्विस दी है, बिल्कुल, जो एक पेड सर्विस है। जी, आप उनको पे करते हैं पे मंथली करते बेसिस के ऊपर $19 $90 और वो आपको सारा आप बताया था कि आपके एनालिटिक्स क्या हैं फाइवर एनालिटिक्स, के ऊपर। बिल्कुल। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें ये बताएं, इसमें कोई सच रिक्वायरमेंट है कि आप फाइवर की एक तो लेवल्स बताएं, कौन कौन से लेवल्स जी, होते हैं, और दूसरा ये बताएं, जैसे आपने सेलर प्लस की बात की, जी, तो इसकी कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि ये लेवल होगा जी। तो हमें ये ऑप्शन अवेलेबल होगा? अच्छा, सबसे पहले जब हम अकाउंट बनाते हैं तो हमारा न्यू सेलर रैंक होता है। ठीक है, ठीक है। उसमें ये है कि लेवल 1, लेवल 2, टॉप रेटेड सेलर और प्रो सेलर्स वगैरह आते हैं। ठीक है, जो ठीक फाइवर है। के लेवल्स हैं। ठीक सबसे है। पहले हमारे पास न्यू सेलर आता है जब हम नया अकाउंट बनाते हैं। लेकिन उसके बाद हम उसकी जो लेवल 1 की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हमारे 10 ऑर्डर्स कंप्लीट होने चाहिए सही है। और $400 ऑल टाइम हम लोगों ने अर्न किया हो। ठीक है। ठीक है, अब इसमें उसके बाद आ जाता है हमारे पास लेवल 2 की जो रिक्वायरमेंट है उसमें ये है कि हम लोगों ने 50 ऑर्डर्स और $2000 जो है वो अर्न किया हो। ठीक है, उसके बाद आ जाता है टॉप रेटेड सेलर। टॉप रेटेड सही। सेलर का ये है कि $10,000 उसने ऑल टाइम और उसके जो ऑर्डर्स कंप्लीटेड हैं वो 100 ऑर्डर्स होने चाहिए। ठीक है, ठीक अब है। न्यू सेलर के लिए होता है कि सबसे पहले तो हमारी जो पेमेंट है वो 14 डेज बाद क्लियर होती है। ठीक है। 20% मैं सबसे पहले क्लियर कर दूँ कि 20% जो है वो फाइवर अपना कमीशन काटता है। ठीक है, हर अगर ऑर्डर आप के ऊपर। जी, अगर आप ठीक है। 100 डॉलर्स का ऑर्डर ले रहे हैं तो आपको 80% क्लियर होकर मिलेगा। ठीक ठीक है। है, उसके बाद ये है कि लेवल 2 में भी हमारे पास हमारे 120 डेज क्लियर होने चाहिए। ठीक है, हमारे जो 50 ऑर्डर्स कंप्लीट होने चाहिए और $2000 जो है हमारी टोटल अर्निंग होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद उसमें भी 14 डेज में ही हमारी रिक्वायरमेंट जो है उसकी पेमेंट पेमेंट क्लियर होती है। ठीक हो गया। ठीक है, बट टॉप रेटेड में ये है कि ऑप्शन देता है फाइवर कि 7 डेज में आपकी क्लियर हो जाएगी पेमेंट। अच्छा। ठीक है, और उसमें ये है कि अब जैसे अब आपने पहले पूछा कि किस तरह से सेलर प्लस वगैरह की है। सेलर प्लस में जो है हमारे पास $19 तो हम पे करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम टॉप रेटेड सेलर नहीं भी हैं तो फिर भी फाइवर हमारी जो पेमेंट है वो 7 डेज में क्लियर कर देता है। सो $19 जो हम मंथली पे कर रहे हैं, हमें उससे एक तो ये भी बेनिफिट आ रहा है। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा जो बेनिफिट है सेलर प्लस का वो ये है कि हम जो हमारे पास बायर आ रहा है हम उसकी सारी डिटेल देख सकते हैं कि उसने लास्ट ऑर्डर कब किया। ठीक है, और ठीक उसकी है। जो एवरेज प्राइस होती है ऑर्डर की क्या होती है, जो एवरेज रेटिंग जो वो दे रहा है। सेलर को वो क्या होती है। अच्छा। ठीक है, तो ये हमारे पास सेलर प्लस के साथ आ जाती है ऑप्शन। अच्छा, सेलर प्लस की एलिजिबिलिटी भी बताएं। एलिजिबिलिटी ये है कि उसमें हमारे पास फाइवर में प्रमोशन की ऑप्शन होती है। ठीक है, कि फाइवर सही जिस तरह से आप देखेंगे इंस्टाग्राम वगैरह पे, फेसबुक पे आप प्रमोट करते हैं अपना कोई भी ऐड, लेकिन फाइवर के ऊपर ये है कि जब आपके एक गिग के ऊपर 20 रिव्यूज़ हो गए 5 स्टार, ठीक है, और आपके अच्छे रिव्यूज़, आपकी ऑन टाइम डिलीवरी होनी चाहिए, तो फाइवर आपको उस गिग पे ऑप्शन देता है कि आप इसको प्रमोट करें, जिस पे फाइवर इंप्रेशंस के कोई चार्जेस नहीं लेता। ठीक है, फाइवर जस्ट क्लिक के चार्जेस लेता है, और वो सही भी है। आप मैनुअली सेट कर सकते हैं, या तो आप उसको ऑटोमेटिक सेट कर दें या आप उसको मैनुअली सेट कर दें। ठीक है। जब आपकी ये एलिजिबिलिटी मीट होती है तो साथ ही आपको फाइवर सेलर प्लस की ऑप्शन भी देता है। अच्छा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी ही 20 रिव्यूज़ के बाद ही सेलर प्लस की ऑप्शन आए। मे बी आपकी प्रोफाइल, आपकी ऑन टाइम डिलीवरी, आपके रिव्यूज़ जितने अच्छे आ रहे हो कि फाइवर आपको सेलर प्लस की ऑप्शन पहले ही दे देता है। ठीक है, अच्छा। तो ये जो सेलर प्लस की ऑप्शन है, मैंने जब अपने एक्सपीरियंस में सीखी थी कि मैंने उसको पहले एक्टिवेट नहीं किया था। ठीक है, मुझे ये था कि $19 जो है वो देने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन मैंने जब उसके बारे में रिसर्च की तो सेलर प्लस बहुत अच्छी ऑप्शन है कि हमें जो है वो बायर्स के बारे में इंफॉर्मेशन हो जाती है। हमारी पेमेंट जो है वो 7 डेज़ पहले क्लियर हो रही है, 7 डेज़ में हो रही है 14 डेज़ के बजाय। और टॉप रेटेड
जो हमारा लास्ट लेवल है उसमें ये है कि हमारे 100 ऑर्डर्स तो कंप्लीट हो गए, हमने $10,000 भी जो है वो अर्न कर लिए, लेकिन हमारी जिस तरह से लेवल 1 और लेवल 2 की ऑटोमेटिकली एक एलिजिबिलिटी जब हो जाती है तो हम ऑटोमेटिकली जो लेवल 1 या लेवल 2 पे आ जाते हैं। बट टॉप रेटेड में ये है कि वो मैनुअली सेट करते हैं इस चीज़ को। एक तो ये है कि आपकी जो गिग्स हैं उनमें सिमिलरिटीज़ होनी चाहिए, कि आपका जो प्रोफाइल है, आपका जो आपका प्रोफाइल आपको शो हो रहा है, आपकी गिग्स ये नहीं है कि हर गिग जो है वो डिफरेंट कलर्स में हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से डिफरेंट हो। और फिर ये चीज़ मैटर करती है कि आपकी जो डिलीवरीज हैं वो ऑन टाइम हैं या नहीं, आपकी कैंसिलेशन कितनी है, ठीक है। और आपने रिव्यूज़, ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो फाइवर का पहले क्राइटेरिया था वो था 4.8 रेटिंग, ठीक है। फाइवर ने उसको 4.2 रेटिंग पे लिया है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि फाइवर ने एक नया ऑप्शन बायर को दिया कि आपका ऑर्डर अगर कैंसिल भी होता है तो फिर भी आप सेलर के बारे में आप रिव्यू ऐड कर सकते हैं उसकी प्रोफाइल पे। अच्छा, जिसकी वजह से उन्होंने 4.8 से 4.2 किया कि ना तो इतना ज़्यादा बायर तो आपको रिव्यू दे रहा है, सेलर को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है क्योंकि रिव्यू बहुत मैटर करता है कि आपका रिव्यू अगर 4.8 4.7 भी 5 से आ जाए तो आपकी जो प्रोफाइल का रैंक है वो टोटली जो है वो डिफरेंट हो जाता है और वो टोटली इंप्रेशंस आपके जो है वो ड्रॉप हो जाते हैं। तो एक तो ये ऑप्शन आ जाता है। तो टॉप रेटेड में है मैनुअली उनका सेट होता है और उसके अंदर क्राइटेरिया थोड़ा डिफिकल्ट है, यानी कि लेवल 2 के बाद जो है आपकी मैनुअल वेरिफिकेशन वो दोबारा से करते हैं, दोबारा वेरिफिकेशन होती है, बिल्कुल, और फिर आपको वो टॉप रेटेड का बैच देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें ये बताएं कि जैसे आपने कहा कि आपकी जो गिग्स हैं वो एक दूसरे से इतनी डिफरेंट नहीं होनी चाहिए, कोई ना कोई सिमिलैरिटी हो उसके अंदर। तो जब हम गिग्स वगैरह बना रहे होते हैं या अपनी जो प्रोफाइल बना रहे होते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारी जो नीश है वो एक ही हो। लाइक अगर मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ तो मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग की ही डालूँ, बीच में मैं कोई और रेंडरिंग की 3D रेंडरिंग की गिग ना बनाऊँ। जी बिल्कुल। देखें, उसमें ये होता है कि अगर मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरी तो मेन सर्विसेज स्टार्टिंग से रही हैं आर्किटेक्चर की, 3D रेंडरिंग और विजुअलाइजेशन की, ठीक है। अगर मैं उसमें कोई और सर्विसेज ऐड करना शुरू करूँगा जिसमें मेरे ना तो रिव्यूज़ होंगे, ठीक है, और मेरी प्रोफाइल भी डिस्टर्ब हो रही होगी क्योंकि मेरी प्रोफाइल ऑलरेडी एक निश में चल रही है जो कि आर्किटेक्चर का है। अगर मैं उसके अंदर अपना कोई IT का भी डाल दूंगा या और बाकी ग्राफिक डिज़ाइन की डिटेल डाल दूंगा तो वो टोटली गिग्स जो हैं वो डिफरेंट होना शुरू हो जाएंगे और कोई सिमिलरिटीज़ उसमें रहेंगी। एक तो ये हो गई। दूसरा ये है कि हमारी जो प्रोफाइल, मैंने आपको जैसे बताया कि एक गिग की अगर हमारी इमेज के कलर्स हैं और टोटली हमारी नेक्स्ट गिग के टोटली डिफरेंट है, ठीक है, तो उसमें ये होता है कि वो उनकी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि मैंने ये चीज़ फेस की हुई है और एक्सपीरियंस भी रहा हुआ है इस चीज़ में, कि वो कहते हैं कि अपनी जो प्रोफाइल है उसके अंदर सिमिलरिटीज़ लेकर ना, लाइक एक प्रोफेशनल पोर्टफोलियो आपका होना चाहिए टॉप रेटेड सेलर्स के लिए। क्योंकि टॉप रेटेड के बाद ये है कि आपकी अगर तो बहुत अच्छी आपका पोर्टफोलियो रहा है, आपकी डिलीवरी ऑन टाइम रही है हमेशा, आपके रिव्यूज़ बहुत अच्छे रहे हैं, तो वो आपको सेलर प्रो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप टॉप रेटेड में ही रहें, सेलर प्रो में भी आप उसमें जा सकते हैं। अच्छा, जो प्रो सेलर्स एक ऑप्शन होता है कि हमें काफ़ी गिग्स नज़र आती हैं ब्लैक कलर में और उनकी जो प्राइसिंग होती है वो बहुत ज़्यादा होती है लेकिन बहुत कम नज़र आती हैं, तो उसका क्या क्राइटेरिया है? अच्छा, उसका क्राइटेरिया एज सच कोई क्राइटेरिया नहीं, जिसका मैंने आपको बताया कि टॉप रेटेड सेलर मैनुअली सेटअप होता है, ठीक है। अब जैसे मैं एक अपनी सर्विसेज स्टार्ट की हैं और मुझे कंपनीज जिस तरह से बड़ी कंपनीज होगी, सपोज नाइकी है, हमारे पास पूमा वगैरह, ठीक है, वो ग्राफिक डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा जो है उसमें सर्विसेज वगैरह बाय करती हैं, ठीक है। अगर मुझे इसी तरह जो कुछ कंपनीज वगैरह अपने एक तरह से जॉब के लिए हायर कर लेती हैं या उनकी सर्विसेज मैं ही प्रोवाइड करता हूँ, मेरी प्रोफाइल पे भी एज अ क्लाइंट ऐड हो जाते हैं और स्टार्टिंग में ही मेरे जो ऑर्डर्स हैं वो $400-500 के स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो फाइवर जब आपकी अर्निंग देखता है, आपके रिव्यूज़ देखता है और आपका एक बेसिकली लिंक देखता है उन कंपनीज़ के साथ, तो वो आपको फाइवर प्रो में उसमें अपग्रेड कर देता है, आपका जो बेसिकली आपका अकाउंट है। अच्छा, यानी कि स्टार्टिंग में हमारे पास ऑप्शन नहीं होता, बट डिपेंडिंग कि हमारे पास ऑर्डर्स कितने आ रहे हैं, रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है अकाउंट पे, उस पे वो उसको ऑटोमेटिकली प्रो सेलर कर देता है। इसका लाइक स्पेसिफिक नहीं, जिस तरह लेवल 1 और लेवल 2 का है, इसका स्पेसिफिक नहीं है उस तरह से। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, ये तो हो गया, हमें फाइवर का पता लग गया, फाइवर प्लेटफॉर्म क्या है, इस पर हम जो गिग्स कैसे बना सकते हैं, पैकेजेस वगैरह, उसका क्या चीज़ सीन है। अच्छा, कोई टिप्स वगैरह अगर कोई स्टार्ट कर रहा है अपना फाइवर का अकाउंट, तो वो क्या टिप्स हैं? जैसे आपके अकाउंट कुछ बंद भी हुए तो उसका भी ज़रा बताएं कि वो बंद क्यों हुए, वो क्या रीजंस थी। और दूसरा ये बताएं कि अगर फॉर एग्जांपल मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, कोई भी स्टार्ट कर रहा है, तो वो कौन कौन सी ऐसी मेन चीज़ें हैं जिसको वो मद्देनज़र रखे। जी, अच्छा, इसमें ये सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो अब जब हम स्टार्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, फाइवर की जो टर्म्स हैं वायलेशंस की,
ठीक वो है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। सही, ठीक है, मैंने अपने जो है 2 अकाउंट बंद किए, ठीक वो है। मैंने वायलेशंस वगैरह जो हैं उसकी वजह से मतलब कि आप अगर कहते हैं कि फर्स्ट अकाउंट की मैं अगर बात करूं, हुँ, तो मैंने क्लाइंट को, क्योंकि मेरा स्टार्ट था, मुझे इतना आइडिया भी नहीं था, इस पर एक्सपीरियंस भी नहीं था, हालांकि लोग करते आ रहे हैं इसके, अभी भी कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, लेकिन वो एक तरीके से करते आ रहे हैं, बिल्कुल ये नहीं सही है। है। अब मेरा स्टार्ट था तो मैंने डायरेक्ट पेमेंट के जो है ना क्लाइंट से करवा लिया। ठीक है, कि उन्होंने फाइवर बहुत ज़्यादा वायलेशन है कि अगर आप किसी को भी अपनी बैंक डिटेल्स, कोई अपना फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर भी शेयर करें, तो उनका एल्गोरिदम कुछ इस तरह का है कि वो विद इन सेकेंड्स आपका अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं। अच्छा, और आपकी जो उसके अंदर पैसे पड़े होते हैं, ठीक है, आपके जो आपने अर्न किया होता है, आपने विड्रॉ नहीं करवाए होते, वो फिर 90 डेज़ के बाद क्लियर होते हैं, उससे पहले आपके कोई पैसे क्लियर नहीं और होंगे। आपके जो ऑर्डर्स चल रहे होते हैं वो सारे बंद हो जाते वो हैं? सारे आपके बंद हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, और इसी तरह बेशक आप लेवल 1 के हों, आप लेवल 2 के हों, जो उनका एक टर्म्स है वायलेशंस की, जो उन्हें सारे मेंशन की हुई हैं, हुँ, आपने उनको ही हुँ, फॉलो करना है। सेकंड ये था कि जो मेरा अकाउंट ब्लॉक हुआ, आप कोई भी चीज़ कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। कि अच्छा, मैं जैसे अब आपको स्टार्ट में बताया कि आप पहले सेलर्स की इंफॉर्मेशन लें, सेलर्स को देखें कि वो किस तरह से फाइवर के ऊपर अपने जो गिग है वो रैंक करें। हुँ, तो हुँ, मेरा हुँ, ये था कि मैंने उनकी डिस्क्रिप्शन कॉपी करने की कोशिश की थी। अच्छा, मैंने डिस्क्रिप्शन कॉपी करके पेस्ट की थी, अब जो मेरा सेकंड अकाउंट है, ठीक है, तो नेक्स्ट डे ही मुझे नोटिफिकेशन आ गया था कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया है। कोई उसके ऊपर वार्निंग नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, डायरेक्ट आपका जो है वो अकाउंट ब्लॉक होता है। अच्छा, उसमें आप ये भी नहीं कर सकते, आप उनको कहो कस्टमर सपोर्ट को कि रिव्यू कर लें आपका अकाउंट? मैंने उनको मेल की थी, अच्छा, लेकिन उसके अंदर उन्होंने रिव्यू में करके भी फाइवर, मैं आपको बता दूं, बायर को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है, सेलर को सही, उस तरह से प्रमोट नहीं करता, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर आपकी हुँ, आप कोई भी वायलेशन कर रहे हो तो वो आपका अकाउंट बंद कर दे। तो अच्छा, मैंने भी उनको रिव्यू का कहा था, बट एट द एंड उन्होंने वो मेंशन करके मेरी गलती मुझे ईमेल के ही बताई थी कि आपकी ये गलती थी जिसकी वजह से आपका अकाउंट ब्लॉक हुआ है। और अच्छा, आपकी जो पेमेंट्स है, जो आपकी पेमेंट थी, वो आपकी जो अर्निंग थी वो 90 डेज़ के बाद क्लियर होगी, आपके अकाउंट में आ जाती है। अच्छा, यानी कि जो फाइवर है वो अपना सेलर कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट है उसका। स्ट्रिक्ट है बहुत अगर ज़्यादा, आप कोई भी पॉलिसी वायलेट करेंगे बिल्कुल। तो उसी वक्त वो अकाउंट बंद वो उसी करेंगे। वक्त इसमें ये है कि जस्ट सेलर नहीं, बायर भी अगर अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है अपनी हुँ, चैट में, तो वो भी आपकी स्कैन हो रही होती है। ठीक है, सही, और अगर अब इसमें नई ऑप्शन पहले नहीं होती थी कि हम फाइवर के ऊपर जूम कॉल कर सकते हैं, बट वो सही, जूम कॉल भी आपकी रिकॉर्ड हो रही होती है। ठीक है, अच्छा, उसमें और आपका इवन के डॉक्यूमेंट भी जो है वो स्कैन होने के बाद ही अपलोड होता है। तो अब हुँ। ये प्रॉब्लम है कि इसमें आप कोई इस तरह से नहीं कर सकते कि आप डायरेक्ट हाँ, कर नहीं लें क्लाइंट पहले के ऐसा साथ। होता था ना कि एक तो ज़ूम की तो ऑप्शन अवेलेबल नहीं नहीं था होती कॉल थी। का, तो हम जो है वो बीच में जी वीडियो जी लिंक भेज सकते थे, उस पे जी जी डायरेक्ट कर सकते थे जी जी क्लाइंट को। जी जी और लोग क्या करते थे, डॉक्यूमेंट के अंदर अपने जी जैसे नंबर लिखना होता था ना, जी 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 तो नंबर वो उनको बिल्कुल, पता है हम 0300 करके लिखेंगे तो वो वो लिख पकड़ा देते थे, जाएगा। अब बिल्कुल। वो लिखते हैं उसमें कोड वर्ड्स ZERO करके तो उस पर 3 लिख जी दिया, फिर अल्फ़ाबेट ऐसे, जी मतलब जी नंबर्स मिल मिला के उन्होंने ना उसको जी जी समझा जी दिया। जी और क्लाइंट्स भी वैसे होते थे, उनको भी समझ आया थी कि जी भाई जी। चलो ठीक अब है। इसमें ये है कि हम फाइवर पहले अलाउ नहीं करता था, क्योंकि हुँ, फाइल्स हमारी बड़ी होती हैं रेंडरिंग की। इसी तरह बाकी भी अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड करें तो फाइवर आप वही ट्रांसफ़र लिंक भी अपलोड करने की जो है वो इजाज़त देता है कि आप उसमें अच्छा, वही ट्रांसफ़र लिंक भी शेयर कर सकते हैं, बट वो वही ट्रांसफ़र लिंक भी आपका स्कैन होता है। अच्छा, अगर आपका उसका साइज़ लाइक आपका 1 GB 2 GB होगा, तो वो आपका थोड़ा सा टाइम लेगा और वो आपको कहेगा कि ये अभी स्कैनिंग में, स्कैन होने के बाद ही आपका वो मैसेज, वही ट्रांसफ़र लिंक उसको सेंड होगा क्लाइंट को। अच्छा, ठीक है, एक तो ये चीज़ें होगी कि वायलेशंस की हैं, ये तो आप जब अकाउंट बना रहे होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस तो आपको पहले ही फाइवर सारी शो करवाता है, जिसको आपने एक्सेप्ट करके आगे अपना गिग वगैरह की तरफ मूव करना होता है। सही। ठीक है, इसके अंदर टिप्स ये हैं कि मुझे स्टार्टिंग में हुँ, नहीं पता था कि हम एक्सटेंशंस भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सही। फाइवर का जो सबसे मेन ये है कि अगर आपको ऑर्डर्स चाहिए, आपने उसकी हुँ, वर्किंग करनी है और आपको चाहिए कि आपकी गिग रैंक करे, तो आपने मैक्सिमम टाइम जो है वो अपना ऑनलाइन रहना है। ठीक है, सही। अब इसमें ये होता है कि जिस तरह मेरा था स्टार्ट में हुँ, कि मेरा स्टडीज़ भी साथ साथ थी, और मैं जो इसमें इंटर्नशिप भी कर रहा था, और मेरी जो है ये फ्रीलांसिंग का भी था, हुँ, हुँ। तो मैं अपने पूरा टाइम इसको दे नहीं सकता था। तो इसमें ये सबसे बड़ी टिप है जो कि मैं बता रहा हूँ कि बताते नहीं है लोग क्योंकि ज़ाहिरी बात है वो उसमें इशू होता है, अच्छा, लेकिन
आप ऑटो रिफ्रेश लगा लें, ठीक है, आपने जिस टैब के ऊपर खोला हुआ है आप ऑटो रिफ्रेश लगा लें, 15 सेकंड्स टू 2 मिनट्स आप उसके ऊपर सेट कर लें, आपका सही। जो वो पेज है वो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होता रहेगा हम्म। और आप ऑनलाइन उसके ऊपर शो होते रहेंगे। ठीक सही है, है। ये सबसे बड़ी टिप है फाइवर पे। अगर तो आपने अपनी तो गिग को रैंक करना है, अपनी प्रोफाइल को रैंक करना है, ऑनलाइन जो है आपने होना बहुत ज़रूरी है फाइवर पे काम करने के लिए। सही। अगर आप कुछ टाइम भी उसको कम देना शुरू करेंगे तो आपका वो इंप्रेशंस जो है वो ड्रॉप हो जाएंगे, आपके क्लिक्स ड्रॉप हो जाएंगे और आपके ऑर्डर्स में भी। अच्छा, मेरे ख्याल से ऐसा है कि एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, पूरी दुनिया में यूज़ होता है। बिल्कुल अब कोई बंदा पाकिस्तान में बैठा हुआ है, अब जी। कोई इंग्लैंड में है या अमेरिका में है, तो डेफिनेटली टाइम जोन्स डिफरेंट हैं। Different. उसमें मैं देख रहा था कि आपके पास फ़िल्टर्स की ऑप्शन होती है। जब आप कोई भी गिग सर्च कर रहे हैं जी। तो फ़िल्टर्स में आप जो सेलर्स हैं वो आप लिखते हैं अवेलेबल सेलर्स या जी, ऑनलाइन जी। सेलर्स, ताकि अगर वो उनको कोई गिग पसंद आती है तो वो उसी बिल्कुल। वक्त कम्युनिकेट कर सकें जी जी सेलर्स के साथ। जी। तो डेफिनेटली उससे फ़र्क पड़ता है इंप्रेशंस का। फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ता है उससे। सही, तो ये तो आपने खुद ही बता दिया। जी, ये मेरा बिल्कुल। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था आपसे कि वो कौन सी एक्सटेंशंस हैं जिससे हमारे इंप्रेशंस ज़्यादा बढ़ जी, जी। सकते हैं। अच्छा, तो इसमें इमेजेस का बताएं। बहुत से लोग हैं वो अपनी गिग्स में इमेजेस के अलावा वीडियोस भी यूज़ करते हैं। जी तो अगर वीडियोस वो यूज़ करें या वैसे ही वो अपनी गिग्स में वीडियो यूज़ कर लें, तो उसका लीड जनरेशन के अंदर जी। या कह लें कि उनका जो ऑर्डर रेट है जी। वो बढ़ जाता है, उससे सक्सेस रेट जो है। जी जी। तो इसके बारे में ज़रा बताएं। अच्छा देखिए, स्टार्टिंग में तो ये है कि आपको अलाउ होती है कि आप 3 इमेजेस आप ठीक वीडियो है। अपलोड कर सकते हैं और आप अपनी पीडीएफ में अपनी गिग के अंदर ऐड कर सकते हैं डिटेल हम्म। वगैरह। ठीक है, जब आपकी प्रोफाइल रनिंग में आ जाती है आप लेवल 2 सेलर बन जाते हैं। एटलीस्ट लेवल 2 के बाद आपको बहुत ज़्यादा सर्विसेज फाइवर खुद प्रोवाइड करना शुरू कर देता है कि आप अपना एक तो पोर्टफोलियो जनरेट करें। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि फाइवर खुद कहता है कि आप इंट्रोडक्शन वीडियो अपनी एक प्रोफाइल पे अपलोड करें जिसमें आप ठीक अपनी सर्विसेज को एक्सप्लेन करें, ताकि जो आपकी प्रोफाइल के ऊपर आ रहा है हम्म। वो उसको समझने में आसानी हो कि आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि उसमें कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो और आपकी भी प्रमोशन उसी से है। तो फाइवर ठीक है। जिस तरह से अब मैं लेवल 2 के बाद फाइवर आपको अलाउ करता है कि आप 20 गिग्स बना सकते हैं। अच्छा। जब आप न्यू सेलर में होते हैं तो आपको 7 गिग्स अलाउ होते हैं। सही। लेवल 1 के बाद आपको 14 अलाउ होते हैं। हम्म। तो आप जो आपको फाइवर जिस तरह से सर्विसेज दे रहा है आप उनको यूटिलाइज करें ताकि आपकी प्रोफाइल रैंक करे, आपकी मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा गिग्स हो। ठीक है, और आप सर्च में ज़्यादा हो, आपके इंप्रेशंस ज़्यादा हैं आपके गिग पे, तो आपकी प्रोफाइल टोटली उस पर रैंक करती है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी जो है उसमें प्रोफाइल के अंदर ना। अच्छा, तो इसमें आपने जैसे वीडियो का बताया, अब इसके अंदर है कि लेट्स से कि मैं डिज़ाइनिंग जो कह लें पम्फलेट या ब्रोशर डिज़ाइनिंग की मेरी गिग बनी हुई है। जी। अब ब्राउशर के अंदर मैं एक गिग बनाता हूँ या मैं 3-4 बना लेता हूँ, तो आपके लिहाज से आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि हमें एक के ऊपर ही, लेट्स से मेरे पास 50 या 100 ऑर्डर्स आए हुए हैं, जी। तो एक पे ही ले लूँ मैं या मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लूँ 2-3 के अंदर? तो फ़र्क पड़ सकता है इसमें अच्छा, ऑर्डर्स में? ये सवाल आपने बड़ा मतलब बेहतर पूछा है कि जो न्यू सेलर्स हैं उनके लिए, क्योंकि मैंने ये गलती की हुई है। ठीक है, मेरे अकाउंट पे इस टाइम मोर देन 100 रिव्यूज़ हैं। ठीक है, अब मेरा ये था कि मेरी जो मेन गिग थी 20 रिव्यूज़ आपके 5 स्टार आते हैं तो फाइवर जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी जो गिग है वो प्रमोट कर देता है। उससे ये होता है कि आपकी गिग एड्स में अंदर आना शुरू हो जाती हैं कि अगर कोई रेंडरिंग सर्विसेज सर्च कर रहा है तो आप मेरी टॉप पे गिग आएगी जिस तरह बाकी सेलर्स की आ रही होती है प्रमोशन पे। ठीक है, तो अब इसमें ये है कि 20 रिव्यूज़ मेरे उसके आ गए, मुझे उस पर प्रमोशन स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो बेहतर है कि मैं 1 से 2 ऑर्डर जो है वीक के उस गिग के ऊपर रखूं, बाकी अपनी जो गिग्स हैं उनके ऊपर ऑर्डर स्टार्ट करूं ताकि उनके ऊपर भी रिव्यूज़ आना स्टार्ट करें, मेरी सारी गिग्स जो है वो रैंक करना स्टार्ट कर दें। अगर मैं एक पे करता रहूँगा तो बाकी गिग्स उस तरह से रैंक नहीं करेंगी, क्योंकि जो आपके रिव्यूज़ हैं वही आपकी गिग को रैंक करते हैं टोटली। एक आपका ऑनलाइन टाइम और आपका दूसरी चीज़ है कि आपके जो रिव्यूज़ आ रहे हैं उससे ही आपकी जो गिग है वो आप रैंक करेगी फर्स्ट पेज पे या सेकंड पेज पे। अच्छा, इसमें ये भी एक चीज़ है कि जैसे अगर हम दराज पे या अमेज़ोन पे या ईबे पे कुछ भी सेल कर रहे होते हैं तो हमारे ऊपर जो होता है कि हमने विजिबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा रखनी है अपनी, ताकि जितना ज़्यादा नज़र आएगा उतना ज़्यादा बिकेगा वो। बिल्कुल ऐसे। तो उसमें होता है कि हम कुछ पे एड्स लगाते हैं तो एड्स की गिग्स भी शो हो रही होती हैं, और लेट्स से हम ऑर्गेनिकली भी 1 2 3 रैंक के ऊपर हम हैं, तो पहली लाइन के अंदर अगर 4 प्रोडक्ट्स हैं तो एक स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट भी हमारा शो रहा होगा और वही प्रोडक्ट हमारा तीसरे या दूसरे नंबर पे भी शो हो रहा है, तो यानी 4 में से 2 स्पॉट्स हमारे पास हैं। तो सिमिलरली इसके अंदर यही सीन है कि जो टॉप की 5 या 10 स्पॉट्स हैं उसमें 2 या 3 या 5 जितने भी अगर ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा चांसेस आपको यही है कि बिल्कुल आपको इसी ऑर्डर तरह से ही मिलेंगे। है, सेम जैसे आपने बताया उसका दराज का,
इसमें भी यही है कि आपका जो एक तो गिग का स्लॉट होगा जो कि आप प्रमोट कर रहे हैं, सेकंड ये होगा कि आपकी जो एक नॉर्मल प्रोफाइल के उसके ऊपर पेज के ऊपर शो हो रहा है। ठीक है। अगर आपके 3 से 4 गिग्स के ऊपर 20 रिव्यूज़ आए हुए हैं, ठीक है, और आपको प्रमोशंस की ऑफर मिल रही है, आपके ठीक है। ज़्यादा गिग प्रमोट हो रहे हैं, तो मैक्सिमम जो है आप उसके ऊपर सेल कर सकेंगे और मैक्सिमम स्लॉट्स पे आपके ही गिग होंगे। तो अच्छा। वो प्रोफाइल की इंप्रेशंस, क्लिक, आपके ऑर्डर्स वगैरह, मतलब फाइवर के ऊपर एक टाइम ये भी हो जाता है कि आपको अपनी टीम बनानी पड़ जाती है सही। कि आपके गिग प्रमोट हो रहे हैं और आपको डेली बेसिस के ऊपर आपको 3-4 ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो आप अकेले हैंडल नहीं कर सकते, बिल्कुल। ठीक है, आपको अपनी टीम बनानी पड़ेगी। और अगर आप अकेले हैंडल करना शुरू करें तो वो फिर आप टाइम पे डिलीवर नहीं कर सकते, आपका जो डिलीवरी टाइम है वो भी एक्सटेंड आपको करना पड़ता है, या आपको बहुत ज़्यादा जो है वो वैसे ही स्टार्टिंग में डिलीवरी टाइम ज़्यादा दिनों का सेट करना पड़ता है जिससे आप ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं ले सकते। तो सही। आपका ये है कि मैक्सिमम जो है ऑर्डर्स आपने रिसीव करने हैं, आपको बेशक टीम बनानी पड़े, ठीक है, तो प्रमोशन से फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। सही। अच्छा, इसमें ये है कि स्टार्टिंग के अंदर अगर कोई अपनी प्रोफाइल बनाता है तो अब वो स्टार्ट कर रहा है, तो उसमें ये बताएं, बहुत से लोग हैं जो कि ऑर्डर्स या रिव्यूज़ जो हैं वो पेड ख़रीदते हैं, तो वो अब तो काफ़ी कॉमन हो गया है, बहुत काफ़ी ज़्यादा लोगों common को पता लग भी गया है। हो रहा है। उसके बारे में बताएं कि उसका कितना इम्पैक्ट होता है और कितने ऑर्डर्स हमें स्टार्टिंग में या रिव्यूज़ कितने लेने चाहिए, और दूसरा उसमें ये भी ऐड करके बताइएगा कि हमें नॉर्मल रिव्यूज़ लेने चाहिए या इमेज के रिव्यूज़ होते हैं, इन दोनों में कितना फ़र्क है? अच्छा, स्टार्टिंग में देखें, अब अगर मैं सर्विसेज सर्च करता हूँ अपनी ही एक रेंडरिंग की, एक कीवर्ड इंटीरियर सर्च करता हूँ, ठीक है। तो उसके अंदर 3000 से 3500 सेलर्स जो हैं उस टाइम पे अवेलेबल होंगे जो कि वो इंटीरियर विजुअलाइजेशन की सर्विस प्रोवाइड करें, ठीक सही है। तो अगर मेरी गिग स्टार्ट में होगी और उसके ऊपर कोई रिव्यू नहीं ना होगा तो वो कभी भी रैंक नहीं करेगी, क्योंकि ऑलरेडी इतनी गिग्स रैंक कर रही हैं। फाइवर न्यूज़ सेलर को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है अपने बेसिस पे, बट रिव्यू के बाद। अच्छा। तो इस वजह से जो है वो फेक रिव्यूज़ का बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है आपकी प्रोफाइल के ऊपर, और सही। फेक रिव्यूज़ इसकी वजह से ही बड़े कॉमन है। और जो आपने सेकंड क्वेश्चन था आपका कि इमेज होनी चाहिए, नहीं, इमेज होनी चाहिए आपकी। अगर मैं बात करता हूँ अपनी सर्विस की कि मैं एक इंटीरियर प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो उसमें जब मैं उस गिग पे मेरी रिव्यू आएगा तो मेरी गिग में मेरी इमेजेस के साथ वो भी पिक्चर ऐड होगी, तो मेरा एक तरह से पोर्टफोलियो भी बिल्डअप होता जाएगा अपने रिव्यूज़ के साथ। सही। तो इमेज के साथ बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और जो फेक रिव्यूज़ हैं वो कॉमन इस वजह से ही हैं, और उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है आपकी प्रोफाइल के ऊपर, क्योंकि आपकी जो प्रोफाइल की एल्गोरिथम जो है फाइवर का, वो तभी जो है बेहतर उसको रैंक करना। अच्छा, इसमें ये है कि अगर आपको पास जो भी क्या कहते हैं रिव्यूज़ आ रहे हैं और उसमें इमेज इंक्लूडेड है, जी, तो आपके जो भी कस्टमर्स हैं, बायर्स हैं, वो उनको उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी का इशू तो नहीं होता कि भाई ये हमारा जो भी चीज़ है, जो भी रेंडर है या कोई भी फाइल है, ये हम नहीं दिखाना चाहते किसी को भी, तो उसमें फिर आप क्या करते हैं? क्या आपके हाथ में है या ये कस्टमर के हाथ में है या फाइवर के हाथ में है कि वो साथ आपकी इमेज भी शो ये करें? जो है ये कम्प्लीटली बायर के हाथ में होता है, ठीक है। अच्छा। अब मैंने उनको काम डिलीवर कर दिया, ठीक है, ऑर्डर उनका जो है वो डिलीवरी में चला गया, ठीक है, ठीक है। डिलीवर्ड हो गया। अब सेकंड चीज़ ये होती है कि एक ऑप्शन होती है टिप की, सही है। ठीक है, कि बायर आपको टिप अगर देना चाहे, ठीक है, और दूसरे उसके बाद होती है रिव्यू की। सही अब है। रिव्यू में बायर के पास ऑप्शन होती है कि वो इमेज ऐड करना चाहता है या नहीं करना चाहता। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इस तरह के होते हैं कि कॉन्फिडेंशियल होते हैं, ठीक है, वो उस तरह से मेच्योर नहीं होते हैं, या कंपनीज के होते हैं जो कि नहीं शो करवाना चाहते कि हमने फ्रीलांस मार्केट से इस पे वर्किंग करवाई है। सही। तो ये टोटली जो है वो बायर के ऊपर होता है कि वो इमेज ऐड करना चाह रहा है या नहीं करना चाह रहा। लेकिन अच्छा। बहुत सारे मैंने देखा है कि बायर्स को आइडिया नहीं होता इस चीज़ का, तो स्टार्ट में वो कह देते हैं कि आपने नहीं ऐड करनी, ठीक है, हम अपनी प्रोफाइल पे नहीं भी ऐड करते, सही बट है। क्योंकि वो एक इमेज सेट हुई होती है जो कि हमारे पोर्टफोलियो में होती है डिलीवरी के अंदर, तो बायर उसको जो है फिर भी ऐड कर देता है, मतलब उसको पता नहीं लगता, पता वो नहीं लगता ऐड उसको। कर देता है। बिल्कुल ऐसे, और फिर जब आपकी गिग्स की पिक्चर्स आ रही होती हैं तो उसके अंदर वो भी इंक्लूड होती है, उसमें आपके रिव्यूज़ की पिक्चर्स भी इंक्लूड हो बिल्कुल जाती इंक्लूड हैं। होती है, और आपका रिव्यू भी उसके अंदर मेंशन होता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर हमने बात की फेक रिव्यूज़ की स्टार्टिंग के अंदर Front. कि अच्छा उसमें हमें कितने फेक रिव्यूज़ कितनी गिग्स पे लेने चाहिए, और दूसरा ये कि अगर वो हम रिव्यूज़ वगैरह ले लेते हैं तो उसके अंदर फाइवर का एल्गोरिथम या एआई सिस्टम उसको डिटेक्ट नहीं कर लेता कि यार ये जो है फेक है, या इस अकाउंट से हमें मोस्टली हर अकाउंट पे जा रहे हैं न्यूज़ सेलर्स को रिव्यूज़ जा रहे हैं, तो उसको हम कैसे मेक श्योर करें कि हमारा अकाउंट ब्लॉक ना हो? अच्छा, उसके अंदर जो है ना वो इतना ज़्यादा इशू नहीं होता। फाइवर जो इशू करता है वो करता है सिर्फ आपके आईपी पे,
ठीक है। आपका जो सेकंड अकाउंट आप अगर बना रहे हैं या किसी से रिव्यू करवा रहे हैं तो आपका वो आईपी सेम नहीं होना चाहिए, जस्ट अच्छा। ये होता है, बाकी उसके अंदर कोई इशू नहीं होता, ना ही क्लाइंट आपसे करता है। और स्टार्ट के अंदर 1 गिग के अंदर ही रिव्यू हम करें ऐड तो बेहतर है, क्योंकि हमारी जो प्रोफाइल है वो स्टार्ट हो जाती है, बेशक हम 1 गिग से ही क्यों ना करें। तो सही है। हम बजाय कि हम एक एक रिव्यू हर उसके ऊपर करें, वो जो है चीज़ थोड़ी सी जो है वो रिस्की हो सकती है कि हमारे पास एक ही जो हमारा बायर है वो हर गिग पे जाके रिव्यू ऐड कर रहा है। अगर हम स्टार्ट में सिर्फ एक ही गिग के ऊपर उससे ही जो है ऑर्डर करवा लेते हैं, रिपीट ऑर्डर्स करवा लेते हैं बेशक 2 से 3, तो उसमें कोई इशू नहीं होता। ठीक हो गया। सही है, यानी कि हम रिव्यूज़ का इतना ऐसा इशू नहीं है। हम्म तो लेकिन ये है कि स्टार्टिंग में अगर 3-4 स्टार्टिंग करवा लेंगे तो ये है आपकी प्रोफाइल जो है वो स्टार्ट हो स्टार्ट जाएगी। देन डिपेंड्स कि आपका जो क्वालिटी ऑफ वर्क क्वालिटी है वो कैसा है। वो कैसा, बिल्कुल, ठीक क्योंकि हो गया। रिव्यूज जो है वो मैटर करते हैं। जाहिर बात है कि इतना ज़्यादा कंपटीशन है, क्लाइंट बायर जो है वो आपके रिव्यूज ही देख के आएगा, कभी भी वो ये नहीं देखेगा कि आपकी प्राइस तो ऑब्वियसली मैटर करती है, लेकिन उस कंपटीशन के साथ आपके रिव्यूज भी मैटर करते हैं। कि अगर आप $5 में प्रोवाइड कर रहे हो और आपकी रेटिंग 4 है, तो मे बी कोई $5 में ही 5 रेटिंग के साथ भी वही सर्विसेज दे रहा हो सकता तो है बिल्कुल। वो बिल्कुल हो सकता है। तो बिल्कुल ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा मैटर करती है, दोनों चीज़ें। ठीक है। अच्छा, जो हमारी प्राइसिंग है स्टार्टिंग के अंदर और बाद में हम अपनी प्राइसिंग को ग्रेजुअली कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, और स्टार्टिंग में या हम ज़्यादा रख लें अगर हमें लगता है कि यार हमारा क्वालिटी वर्क है और पोर्टफोलियो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नहीं, स्टार्टिंग में कभी भी प्राइस ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। एक तो ये है कि कंपटीशन मार्केट बहुत है, आपकी प्रोफाइल जो है वो बिल्डअप नहीं हुई होती, ठीक है। तो आप स्टार्ट में जो है वो कम से कम प्राइसिंग से स्टार्ट करें, $5 से स्टार्ट करें, $10 से स्टार्ट कर लें, ठीक है। ठीक है। और ये भी नहीं है कि आप अगर मैं बात करता हूँ कि एक प्रोजेक्ट का स्केल है, वो बायर को भी पता है कि ये $5 $10 का प्रोजेक्ट नहीं है, सही ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन होती है कि आप बायर से डिस्कस करें कि मैं इतने पैसों में ये प्रोजेक्ट करूँगा, और फिर आपकी ही चैट में कस्टम ऑफर की जो है ना आपके पास ऑप्शन होती है ठीक कि है। आप कस्टम ऑफर एक गिग सेलेक्ट करें और आप डिलीवरी डे सेट करें, ठीक है। और आप उसके अंदर ही प्राइसिंग जो आपकी क्लाइंट के साथ डिसाइड हुई हुई है आप वो ऐड करके और उसको सेंड कर दें आप चैट के अंदर ही, और जैसे ही वो एक्सेप्ट करेगा आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। अच्छा। तो इसके अंदर ये ज़रूरी नहीं है कि आप $50 प्राइस रखें या $60 लेके आएँ, जस्ट आपने बायर को अपनी गिग के ऊपर लेके आना है। ठीक हो आपकी गया। प्रोफाइल बिल्डअप उससे होना स्टार्ट होगी और मैक्सिमम जो है वो आपके पास बायर तभी आएगा। ठीक है, यानी कि आपकी गिग अगर अच्छी होगी, अगर उसको क्लिक करके आपको मैसेज कर देता है, बेशक आपकी $5 की गिग है, $5 तो आप निगोशिएट करके अपनी जो सर्विसेज हैं अपने ऑर्डर को $5 बिल्कुल। से $50 का भी बना $50 सकते हैं। करवा सकते हैं, वो आपका स्किल है कि आपने ठीक है। अपनी सर्विस को कैसे बेचना है, ठीक है। ठीक है। आपके पास एक बायर आता है, आपने अपनी गिग की डिटेल में तो सब ऐड की हुई है, पैकेज में ऐड किया हुआ है, बट आप फिर भी अपनी सारा उसको एक्सप्लेन करें कि जो आप प्राइसिंग कर रहे हैं, जो आप डिलीवरी के डेज मांग रहे हैं, उसके अंदर आपकी क्या क्या सर्विसेज हैं डिटेल में बताएं जो कि आप प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ताकि क्लाइंट के लिए भी क्लियर हो कि जो आप निगोशिएट कर रहे हैं वो किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। वो बेसलेस नहीं होनी चाहिए बिल्कुल, तो उसके ऊपर क्लाइंट अक्सर जो है वो मान जाता है, उस पर इतना इशू नहीं होता। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे कि पहले इतना इशू नहीं था अकाउंट क्रिएशन में फाइवर की, बट अब पॉलिसीज़ चेंज हुई हैं, तो अकाउंट्स जो हैं वो काफ़ी लोगों के रिजेक्ट हो रहे होते हैं, तो स्टार्टिंग में ही तो वो डिसहार्ड होकर इसको छोड़ देते हैं। उसके बारे में बताएं कि इसका क्या रीज़न है, और इसके बाद ये कि जैसे आपने प्राइसिंग की अभी बात की कि आप लोएस्ट से स्टार्ट कर लें, उसके बाद इंक्रीज कर लें, बट कुछ ऐसी निशेज हैं जिसमें मैंने देखा है जिसमें आप $5 नहीं रख सकते, उसमें मिनिमम आपको $50 रखना है या $20 रखना है, बिल्कुल। तो उसके बारे में ज़रा बताएं। अच्छा, $5 तो मैं बात कर रहा हूँ कि देखें, मैं अपनी फील्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब कुछ सर्विसेज इस तरह की हैं कि उसमें मिनिमम हम मे बी $100 से स्टार्ट करें, ठीक है। तो हमने उस मार्केट को समझना है कि उस मार्केट में कंपटीशन क्या चल रहा है। मैं तो अपनी आर्किटेक्चर की मार्केट, अपनी विजुअलाइजेशन की मार्केट के हवाले से आपको एक्सप्लेन कर रहा था, लेकिन आप जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था कि जो आप सर्विस देना चाह रहे हैं फाइवर पे, अपनी सेल करना चाह रहे हैं, स्किल सेल करना चाह रहे हैं, आप उसके बारे में पहले रिसर्च करें कि वो किस प्राइस रेंज के अंदर सेल हो रहा है। जो न्यू सेलर्स हैं उनकी प्राइसिंग क्या है, जो जिनके कुछ रिव्यूज़ हैं, ये टॉप रेट सेलर है, लेवल 1 सेलर है, आप उनकी प्राइसिंग भी चेक करें, ठीक है। तो उसमें ये है कि मार्केट के आपको कंपटीशन का समझ आएगा कि मैं मिनिमम प्राइसिंग क्या करूं, तो फिर मे बी वो आपकी सर्विस $50 पे आप सेट कर रहे हो, 60 पे कर रहे हो, बट ये है कि कंपटीशन में आपने आने के लिए अपनी प्राइसिंग कम ही रखनी है उस जो है फील्ड के लिए भी। अच्छा, इसमें ये भी ऐसा है ना कि कुछ ऐसे निशेज हैं
जिसके अंदर जब आप अपनी गिग बनाते हैं तो वो आपको $5 का ऑप्शन ही नहीं देता। बिल्कुल है ऐसी। तो वो कि मतलब उसका क्या क्राइटेरिया है? फाइवर ने खुद बनाया हुआ है कि भाई आप $5 की दे ही नहीं सकते, आपको मिनिमम जो है $20 की देनी है। वो फाइवर ने खुद ही बनाया हुआ क्राइटेरिया, ठीक है। अच्छा। मैं आपको जैसे आपने बात की कि अकाउंट बनाने या रिजेक्शन में, स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे पास 2D और 3D सॉफ्टवेयर है रेविट, ठीक है। अब स्केचअप की अगर मैं सर्विसेज देता हूँ, उसकी राइनो की कोई देता हूँ, तो उसमें मुझे इशू नहीं होता। लेकिन रेविट की सर्विसेज अगर मैं देता हूँ और उसके अंदर बिम की सर्विसेज, बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स की देता हूँ, तो उसमें फाइवर का आपको एक टेस्ट पास करना पड़ता है, ठीक है। अगर आप उसका गिग बना रहे हो तो फाइवर आपको एक टेस्ट देगा, वो आपको क्लियर करना होगा, और उसके बाद आपका जो है वो होता है कि आप रिजेक्ट हुए हैं या एक्सेप्ट हुए हैं, उसकी गिग बनाने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको मीट करना पड़ेगा, क्योंकि वो सर्विसेज इस तरह की हैं कि वो टेक्निकल है, ठीक है। अगर आप मैं स्ट्रक्चर की बात करूं जिस तरह रेविट की हो, तो वो उसके अंदर आपकी सारी टेक्निकल डिटेल्स आ जाती हैं। जब आपको टेक्निकल डिटेल्स का नहीं आइडिया होगा, वो आप टेस्ट पास नहीं किया होगा, तो फाइवर आपको जो है वो अलाउ ही नहीं करेगा कि आप वो गिग बना सकें। अच्छा। तो इस तरह से हर जो एक फील्ड है, निश है, उसके लिए डिफरेंट क्राइटेरिया जो कि फाइवर ने सेट किया हुआ है। अच्छा, जो जितने भी टेस्ट वगैरह होते हैं वो सारे MCQs बेस्ड होते हैं या उसमें क्वेश्चन आंसर्स डिफरेंट होते हैं? MCQs बेस्ड मोस्टली होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे प्रोफाइल पे बेसिक टेस्ट होते हैं, इंग्लिश का टेस्ट हो गया, ठीक है। तो या मेरी ग्राफिक डिज़ाइन की अगर मैं बात करता हूँ, तो उसके अंदर हमारे पास सॉफ्टवेयर का टेस्ट हो गया, तो सारे MCQs बेस्ड होते हैं कि ठीक है, मे बी आपको उसमें हो जाएगा कि आपके जो टूल्स हैं उनके कमांड्स के हैं, ठीक है। और मोस्टली जो है वो MCQs बेस्ड ही होते हैं। अच्छा, तो अगर लेट्स से कि आप एक दफ़ा उसको पास नहीं कर सकते तो री अटेम्प्ट दे सकते हैं आप री अटेम्प्ट दे सकते हैं। तो उसमें कोई ऐसा चितना नहीं है कि आप इतने डेज वेट करें, आप उसको री अटेम्प्ट देना चाहें आप दे सकते हैं। अच्छा, उसी वक्त आप चाहें दोबारा दे सकते हैं आप उसको। ठीक हो गया। अच्छा, ये हो गया हमारा सारा निशिस के बारे में। अगर आपको क्या लगता है कि हमने सारी मेहनत डेफिनेटली करते हैं, ना हम इसको रिकमेंड भी नहीं करेंगे, लेकिन काफ़ी लोग ये समझते हैं कि ये एक हवाई रोज़ी है जो फ्रीलांसिंग है, क्योंकि प्लेटफॉर्म भी कभी बंद हो सकता है कि आपका अकाउंट बैन हो जाए और आप बैक टू ज़ीरो पे आ जाएं। तो उसको अगर हम साइट पे करें तो बहुत से लोग कहते हैं कि हमने इस पे काम कर लिया, ठीक है, हमने काफ़ी अपना पोर्टफोलियो भी बना लिया है, अब हमारे जो क्लाइंट्स हैं कि लॉन्ग टर्म जो चल रहे हैं उसको हम और लॉन्ग टर्म लेके चलते हैं और उनको हम डायरेक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो उनसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन करते हैं और ऐसे तरीके ढूंढते हैं कि भाई वो डायरेक्ट हो जाएं। तो काफ़ी ऐसे तरीके हैं कि अगर आपको भी कुछ पता है तो आप भी बताइएगा। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये ठीक है या हमें उसी प्लेटफॉर्म पे स्टिक करना चाहिए? देखें, अगर तो आप लॉन्ग टर्म काम करते आ रहे हैं उस क्लाइंट के साथ और आप उसको डायरेक्ट करना चाहते हैं और आप समझते हैं कि वो उसकी पेमेंट सिक्योर है, तो आप उसको बिल्कुल डायरेक्ट करें, ठीक है। फाइवर में अक्सर ये होता है कि देखें, फाइवर रिस्ट्रिक्शन की हमने उसकी बात तो वायलेशंस की है, लेकिन फिर भी उसके अंदर तरीका है कुछ आप इमेजेस के थ्रू अपनी मेल शेयर कर सकें, या आप फिर भी कोई डॉक्यूमेंट के अंदर कोड वर्ड्स में सेंड करें, तो डायरेक्ट क्लाइंट को कर सकते हैं आप, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप फाइवर को इन्वॉल्व रखते हैं, उसके अंदर फाइवर पे ही सारी वर्किंग करते हैं, आपके 20% तो उसमें कटिंग हो रही है बिल्कुल, बट ये है कि आपकी सारी पेमेंट्स वगैरह आपका क्लाइंट आप सिक्योर है, ठीक है। आपको पता है जैसे ऑर्डर प्लेस होता है तो फाइवर जो है वो बेसिकली मिडिल पर्सन का रोल प्ले करता है कि फाइवर जस्ट लाइक एन एस्क्रो पेमेंट ले लेता है। तो उसमें ये है कि जो भी हमारी पेमेंट है वो हो जाती है, और जैसे ही हम ऑर्डर कंप्लीट करते हैं तो उसके जो हमारे क्लियरेंस टाइम है उसके बाद क्लियर हो जाता है पेमेंट। सही है, ठीक है। तो उसमें तो आपको क्या लगता है कि मतलब हमें करना चाहिए या इसको नहीं करना चाहिए? क्योंकि बहुत से लोग ये समझते हैं कि इसी चक्कर में बहुत से लोग अपना अकाउंट जो है ना वो ही बैन करवा लेते हैं कि लेट से जैसे आपने बात की ना कि पिक्चर में ईमेल, ये तो पहले होता था, अब तो वो नहीं होता क्योंकि स्कैन होती है, तो वो डिफरेंट मेथड्स हैं। तो इसमें बेहतर है मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप फाइवर के ऊपर आपके एक तो क्लाइंट्स और ऐड होते जा रहे हैं, ठीक है। आप जस्ट एक 20% के पीछे, ठीक है, मुझे आइडिया है कि उसके उधर बड़े पेमेंट्स भी होती हैं, $1,000 $5,000 तक भी जाती हैं, उससे भी बड़ी होती हैं प्रोजेक्ट्स वगैरह, उसमें 20% काफ़ी ज़्यादा होता है। ऐसे ही है। बट ये है कि आपकी जो पेमेंट्स हैं वो सिक्योर होती हैं, कि आपका जो एक टाइम फिक्स है उसमें आपको प्रोवाइड हो जाएगी। उसमें ये नहीं होगा जब आप फाइवर को ही खत्म उसके बीच में से निकाल देंगे तो फिर आपकी कोई पेमेंट सिक्योर नहीं है, क्लाइंट आपको पे करे या ना करे, आपको ब्लॉक कर दे, फिर आप कल को क्या करोगे? और फाइवर को भी फिर आप नहीं कह सकते, क्योंकि ऑब्वियसली वो क्लाइंट को आपने खुद डायरेक्ट किया और आप फाइवर की वायलेशंस के अगेंस्ट जा रहे हो। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, इस पे अब हम आते हैं कि ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ हैं
जो कि रिसेंटली फाइवर ने अपडेट किए हैं या वो लेकर आए हैं, जिसकी वजह से सेलर्स को फ़ायदा हुआ या बायर्स को फ़ायदा हुआ है, तो वो अच्छा, बताएं। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि वो पॉलिसी थी 4.8 रेटिंग से 4.2 वाली। ठीक है। ठीक है, उसमें ये था कि जो बायर को उन्होंने ऑप्शन दे दी कि आप कैंसिल ऑर्डर की भी रिव्यू ऐड कर सकते हैं। ठीक उससे है, ये हुआ कि जाहिर बात है कोई भी जिसका ऑर्डर कैंसिल हो रहा है वो आपको अच्छा रिव्यू तो नहीं देगा, बिल्कुल तो उन्होंने उसकी 4.2 रेटिंग कर दी है मिनिमम। एक तो ये हमारा चेंज आया। सही है। दूसरा ये आया कि टॉप रेटेड सेलर के लिए पहले $20,000 अर्न करना रिक्वायरमेंट थी, ठीक अब है, वो $10,000 पे कर दिया। सही है। बट $10,000 पे जब किया उसके साथ चेंज ये आया कि हमारे पास पहले सपोज मेरे पास $100 का ऑर्डर प्लेस होता था, हम्म, तो वो मेरी ऑल टाइम जो मेरे पास कैलकुलेशन होती है अर्निंग की उसके अंदर $100 ही जाते थे। बट अब इस तरह से नहीं होता। अब होता ये है कि जो 20% मेरी कटिंग होती है उसके बाद जो मैं अर्न कर रहा हूँ वो हमारी ऑल टाइम अर्निंग में जाएंगे। ठीक है, तो अच्छा, हम $10,000 जो हैं वो ये नहीं होगा कि मेरा पास कोई $5,000 का प्रोजेक्ट आ रहा है तो मेरे वो टोटल अर्निंग में ऑल टाइम अर्निंग में 5,000 ही जाए, वो $4,000 जो है 20% डिडक्ट हो जाएगा। परसेंट डिडक्ट हो जाएगा, तो वो 10,000। ठीक है। ठीक है, एक और सर्विस ये है फाइवर की कैश एडवांस की। हम्म, ठीक है, कैश एडवांस की सर्विस ये न्यू सर्विस नहीं है जो हमें फाइवर प्रोवाइड करता है, वो ये पहले ही भी होती थी। ठीक है, ठीक है। बट इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा सा ये है कि आपको हसल बहुत करनी पड़ती है इसके लिए। कैश एडवांस बेसिकली एक लोन है। ठीक है, वो फाइवर आपको आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ही अलाउ करता है। मे बी आपको $1,500 कर दे, आपको $1,000 कर दे, फाइवर आपको कैश एडवांस देता है। ठीक है, उसमें ये है कि वो आपने क्लियर करने होते हैं अपनी ऑर्डर्स के जो भी आपकी पेमेंट्स क्लियर हो रही हैं। ठीक है। ठीक है, आप 80% आप ले रहे हैं। ठीक है, आपकी जो अर्निंग है उसके अंदर से फाइवर 40% काटता है, जो कि आपकी वो लोन वाली कैश एडवांस की पेमेंट है वो क्लियर करता रहता है। उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेसिकली ये है कि आपकी प्रोफाइल अच्छी रनिंग होनी चाहिए, आपकी डिलीवरीज टाइम ऑन टाइम होनी चाहिए, आपकी जो रेटिंग है वो 5 स्टार होनी चाहिए, और आपकी प्रोफाइल पे ऑर्डर्स जो हैं वो डेली बेसिस पे अच्छे आ रहे हो, तो आप एलिजिबल होते हो। तो इस तरह की कुछ चेंजेस वगैरह फाइवर ने भी रिसेंटली ठीक की है, हैं। यानी कि फाइवर जो है हर मंथ में या कुछ मंथ्स बाद अपनी पॉलिसीज अपनी रिवाइज पॉलिसीज करता करता रहता है, है। और हर कंट्री के लिए उसके सेमिनार्स भी होते हैं। ठीक है, आप ठीक है। एलिजिबल होते हैं लेवल 1 या लेवल 2 सेलर्स हैं, मोस्टली लेवल 2 पे जाके ये ऑप्शंस आपको जो है ना वो होती हैं। ठीक है। तो अगर तो आप लेवल 2 सेलर्स वगैरह हैं हम्म, तो आपको हर कंट्रीज़ का सेमिनार्स होते हैं जिसके अंदर वो आपको अपडेट देते हैं। हर कंट्री ने अपने रिप्रेजेंटेटिव रखे हुए हैं जिसके ऊपर वो सारी डिटेल वगैरह जो भी उनके न्यू अच्छा। फीचर्स हैं वो सारा इसमें अच्छा, ये seminar में। वेबिनार्स होते हैं या फिजिकल सेमिनार्स ये होते हैं? वेबिनार्स भी होते हैं और सेमिनार्स भी। पाकिस्तान की अगर बात करें तो मोस्टली हमारे वेबिनार्स ही होते हैं अच्छा, जी। उसमें ठीक ये हो है कि गया। हर सिटी से फिर आपको पता है कि ऑनलाइन जब वेबिनार चल रहा होता है तो कनेक्ट कर सकते हम्म, हैं। ठीक हो गया है। अच्छा, हम इसके अब पोटेंशियल पे आते हैं फाइवर हम्म, के, हम्म, कि पोटेंशियल कितना है फाइवर पे अर्निंग का, हम्म, हम कितना कमा सकते हैं? हम्म। अच्छा, इसमें सबसे पहले जो है स्टार्ट में मेरे आपको बताया कि मैं यूनिवर्सिटी के दौरान स्टार्ट किया था, तो हमारा ये होता था कि स्टार्ट में हम थोड़ा सा भी अर्न कर लें क्योंकि यूनिवर्सिटी थी, चल रहा था, इतना आइडिया भी नहीं था फाइवर का। बट जब से इसके ऊपर हमने हसल शुरू की, इसके ऊपर प्रॉपर टाइम देना स्टार्ट किया, तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है हर फील्ड से रिलेटेड। बेशक ठीक है। आपकी वॉइस ओवर की फील्ड है, आपकी फ़ोटो एडिटिंग की है, आपकी विजुअलाइजेशन की है, हर फील्ड में ही पोटेंशियल है। जस्ट जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपने अपना टाइम पूरा देना है, आपके रिव्यूज़ अच्छे होने चाहिए, आपकी ऑन टाइम डिलीवरीज होनी चाहिए। तो आपकी जो मंथली अर्निंग है वो $5,000 से $10,000 तक भी हो सकती है। जस्ट ये है कि आप कितना टाइम ऑनलाइन हो, आप कितना टाइम फाइवर को सर्व कर रहे हो, और जिस तरह मैंने वो आपके पहले हैक्स बताए हैं वो आप अगर इसको फॉलो करते हो, टिप्स को फॉलो करते आ रहे हो, और फाइवर के वायलेशंस वगैरह को, उनके टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करते आ रहे हो, तो आप इजीली जो है वो $5,000 से $10,000 तक आप मंथली बना सकते हैं अपनी सर्विसेज दे के। अच्छा, इसमें मैंने देखा है कि काफ़ी लोग जो हैं वो ज़्यादा भी अर्न कर रहे हैं, बिल्कुल करें। तो अच्छा, उस केस में क्या है कि आपको टीम बनानी पड़ेगी या इंडिविजुअल लेवल पे भी आप कर सकते हैं? नहीं, इंडिविजुअल लेवल पे नहीं कर सकते क्योंकि प्रोजेक्ट के स्केल फिर इतने ज़्यादा हो जाते हैं या नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स इतने ज़्यादा होते हैं कि आप जो है वो उस टाइम पे आपको टीम अप करना पड़ता है। ठीक है, उसमें ये है कि आपको अपना ऑफिस सेटअप वगैरह कुछ बनाना पड़ता है, आपको रिसोर्सेज इंक्रीज़ करने पड़ते हैं। जैसे कि आपकी अर्निंग हो रही है, आपके प्रोजेक्ट्स भी ज़्यादा हैं, आपके डिलीवरीज भी, फिर आपको जैसे मैं बताया कि अगर आप ऑन टाइम डिलीवरीज नहीं दे रहे तो आपकी प्रोफाइल कभी भी रैंक नहीं करेगी। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छा। पहले रैंक कर भी रही है और आप ऑन टाइम डिलीवरी नहीं दे रहे हैं, आपकी डिलीवरी डेट्स इतनी ज़्यादा हैं, आप उसके दरमियान में प्रोजेक्ट्स नहीं ले सकते, क्लाइंट्स को डील नहीं कर पा रहे, तो आपकी फिर वो प्रॉपर तरीके से प्रोफाइल रैंक नहीं करेगी। तो अच्छा, आपको टीम बनानी पड़ती है एक टाइम पे जाके फाइवर। ठीक है। तो यानी कि फाइवर पे जो भी लोग काम कर रहे हैं वो उसे एज अ कंप्लीट या फुल जॉब लें, उसको एज अ साइड हसल लेके
चलना मतलब लेके चला जा सकता है, या उसको एज अ कंप्लीट जॉब ही समझे अगर आपने ज़्यादा कमाना है तो? देखिए, लेके चला जा सकता है। हम्म। अब मैं भी जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, हम्म। और मैं फाइवर भी कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, लेकिन मैंने अपनी एक टीम बनाई हुई है। सही है। जॉब के साथ साथ मुझे इस पे भी टाइम देना पड़ता है, ठीक है। जैसे मेरे जॉब आवर्स कंप्लीट होते हैं, तो जो, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तानी हमारे जो टाइम डिफरेंस है अमेरिका के मार्केट में और यूएस कनाडा वगैरह के मार्केट में, तो मोस्टली जो वर्किंग है हमारी आफ्टर 7 to 8 स्टार्ट होती है, 7 to 8 ठीक है। PM, सही। ठीक है। तो जॉब के बाद फिर ये है कि इसके ऊपर प्रॉपर टाइम देना पड़ता है, और प्रोजेक्ट्स आपने जो लेने हैं, आपने जो डिलीवर करने हैं, फिर आपकी टीम हो तभी आप जो है इसको कर सकते हो। अगर आप इसको टोटली साइड हसल रखोगे, ठीक है, और आप कहोगे यार मुझे मंथली सिर्फ $800,000 चाहिए, तो आप इसको इंडिविजुअल बेस पे भी कर सकते हो, इसमें ठीक बिल्कुल ये है। नहीं है। बट अगर आप इसको फुल टाइम लेके चलो तो इसमें आपकी अर्निंग जो है वो बहुत अच्छी है, पोटेंशियल कम्प्लीटली है इसमें, अंदर कोई इसमें नहीं है। अच्छा, यानी कि इसमें ये है कि अगर हमने ज़्यादा अर्न करना है तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ऑन टाइम डिलीवरी है। ऑन टाइम और डेफिनेटली अकेले होगे आप तो वो आपके लिए मुश्किल होगा, मुश्किल टीम होगा। होगी तो वो आपके लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो कोई ऐसा कोई अपना अच्छा या कोई बुरा एक्सपीरियंस अभी तक आपके साथ हुआ हो कस्टमर्स के मतलब बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने कुछ ऐसा आपको कोई भी एक्सपीरियंस हुआ उसके बारे में शेयर करना चाहें अगर आप? अच्छा, अच्छे एक्सपीरियंस तो मतलब इस तरह से हुए हैं कि छोटे कुछ प्रोजेक्ट्स से स्केल उनका उस तरह से नहीं था, बट फाइवर वो जो उनकी जो बजट था वो काफ़ी बेहतर था, ठीक है। तो उसमें ये है कि हम लोगों ने भी ऑन टाइम डिलीवर किया। फिर ये होता है कि मोस्टली जब आपको टिप मिलती है, ठीक है, तो वो जाहिर बात है कि आपको एक अप्रिसिएशन है। तो उसमें ये है कि हमने भी ऑन टाइम डिलीवर किया और उनका बजट भी अच्छा था, ठीक है। तो इस तरह के कुछ एक्सपीरियंस अच्छे भी हैं, कुछ एक्सपीरियंस फिर वो बैड एक्सपीरियंस भी हैं कि हमने बहुत ज़्यादा रिव्यूज दी विदाउट, मतलब हम उनका कोई चार्ज भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि हम लोगों ने मेरा मेन फोकस ये होता है कि जो हमारे रिव्यूज़ हैं वो कभी भी डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। मैंने जो अपनी प्रोफाइल का मेथड रखा हुआ है वो ये है कि मैं कम बजट के ऊपर भी अपने प्रोजेक्ट्स ले लेता हूँ, ठीक है। ये नहीं करता कि मैं 500 या $1,000 के लूँ। ऑब्वियसली उसमें आपके नंबर जो है वो प्रोजेक्ट्स कम होते हैं, पैसे ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो उतने ज़्यादा ही फिर डेज होती हैं उसकी डिलीवरी में भी। तो मैं ये कुछ चाहता हूँ कि मैक्सिमम मेरे जो प्रोफाइल के ऊपर हैं वो ऑर्डर्स आएँ, उस तरह से रिव्यूज़ आएँ, ठीक है। तो बैड एक्सपीरियंस इस तरह से मोस्टली आए हैं कि हमने बहुत ज़्यादा ऑन टाइम डिलीवर भी किया क्लाइंट्स को, रिव्यूज़ भी उनको रिव्यूज़ भी बहुत ज़्यादा दिए, बट उन्होंने एंड के ऊपर जो है ना हमें रिव्यूज़ अच्छे नहीं दिए। अच्छा। ठीक है, उनसे फिर हम लोगों ने इवन के डिस्कस भी किया है। मेरा ये है मेथड कि मैं हमेशा डिलीवरी के बाद क्लाइंट को मैसेज करता हूँ, अगर उन्होंने अभी भी कोई चीज़ रिवाइज करवानी हो आफ्टर डिलीवरी भी, तो मैं वो सर्विस प्रोवाइड कर देता हूँ विदाउट एनी चार्जेस, ठीक हो गया। बट ये है कि उनको वो रिव्यूज़ के बाद भी इस तरह से कुछ जो है वो बायर्स इस तरह कर देते हैं कि आपको रिव्यूज़ अच्छे नहीं देते। अच्छा, हम जोग्राफी की बात करते हैं वर्ल्ड की, के कौन से वो कंट्रीज़ हैं, डेफिनेटली आपको फाइवर पे भी शो होता होगा इन साइट्स में कि अच्छा आप बताएं कि आपके एक्सपीरियंस से आपने अच्छे खासे ऑर्डर्स कर लिए होंगे कंप्लीट, तो कौन सी वो कंट्रीज़ हैं जहाँ के जो क्लाइंट्स हैं वो ज़्यादा अच्छा पे करते हैं, और वो कौन से कंट्रीज़ के क्लाइंट हैं जिनके साथ हमें बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहिए? अच्छा, जो यूएस और कनाडा के क्लाइंट्स हैं वो अच्छा पे करते हैं, सही। ऑस्ट्रेलिया के भी और जर्मनी के भी। सो मैंने जो अपने मोस्टली प्रोजेक्ट्स किए हैं वो यूएस मार्केट में किए हैं, कनाडा मार्केट में किए हैं, क्योंकि मेरी फील्ड आर्किटेक्चर है और बहुत ज़्यादा वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है। तो कनाडा और यूएस के क्लाइंट्स बहुत अच्छा पे करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं इंडिया के क्लाइंट्स की, तो वो बिल्कुल भी जो है नहीं पे करते, क्योंकि हमारी जो मार्केट है, एक वो रुपीस की एक वैल्यू है करेंसी की, वो जाहिर बात है कि वो थोड़ी बहुत मिलती जुलती है। अब तो हमारे पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया करेंसी का, बट ये है कि इंडिया के क्लाइंट्स बिल्कुल अच्छा पे नहीं करते, और अगर हम बात करें यूएई की क्लाइंट्स की, तो वो भी इतना अच्छा पे नहीं करते। मतलब उनकी कोशिश ये होती है कि मैक्सिमम हम आउटपुट ले लें सेलर से, बट पे इतना ज़्यादा वो नहीं करते, उनका बजट इतना नहीं होता। बट यूएस और कनाडा के क्लाइंट्स का बजट अच्छा होता है। ठीक है, मेरा भी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो है, मैंने भी क्लाइंट से काम किया है। जो यहाँ का जो रीजन है हमारा वाला, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, यहाँ के जो कस्टमर्स क्लाइंट्स हैं उनको कम पैसों में ज़्यादा काम चाहिए, और उसमें भी अगर आपसे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है तो वो आपको बैड रिव्यू ही देते हैं, जो मर्जी हो जाए। तो वो, तो आपका क्या ख्याल है कि जो मेरे पास ऐसा हुआ था, तो मैं क्या करता था कि मैं ऑर्डर कैंसिल कर देता था खुद से जब मैं उनको डिलीवर नहीं करता था। तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है आपकी प्रोफाइल पे अगर आप जो है ज़्यादा ऑर्डर खुद से कैंसिल कर दें? अच्छा, उसमें ये होता है कि आपके
जैसे मैंने 4.2 रेटिंग का बताया कि आपने उसको मीट रखना है, अदरवाइज आपकी वो प्रोफाइल अगर आप लेवल 2 पे भी हैं, हर जो हमारे मंथ की 15th को उसकी वैल्यूएशन होती है दोबारा से। सही है। अगर आप 4.2 मीट नहीं कर रहे होंगे और आप लेवल 2 सेलर हैं तो आप लेवल 1 के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। अगर आप 90% अपना ऑर्डर कंप्लीशन रेट नहीं रखेंगे ओवर द पीरियड ऑफ 60 डेज, फिर भी आप लेवल 2 से लेवल 1 पे आ जाएंगे। सेम इसी तरह से ऑर्डर कैंसिलेशन की, ऑर्डर कंप्लीशन की बात मैं आपको करूँ तो 90% हमें जो है वो मीट करना होता है क्राइटेरिया। अच्छा, अगर मतलब ओवरऑल इसका इम्पैक्ट नहीं है, बट आपको ये है कि आपका अगर आपने इंटैक्ट रखना है अपना लेवल। देखिए, एक दो ऑर्डर से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपके 3-4 ऑर्डर्स एक मंथ में कैंसिल हो रहे हैं तो आपकी गिग को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। आपके जो इंप्रेशंस और क्लिक हैं काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो जाएंगे, और काफ़ी ज़्यादा इवन कि आपके अगर गिग्स प्रमोशन पे भी होंगे फिर भी एक इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आएगा ऑर्डर कैंसिलेशन का। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि जो कस्टमर्स हैं वो विदाउट कम्युनिकेटिंग आपको ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। बिल्कुल। उसमें अब इशू ये होता है वो आपको बाद में रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहे होते जब आप उनसे चीज़ें कुछ पूछते हैं या रिक्वायरमेंट्स आपने दी हुई होती हैं। तो उस सिनेरियो के अंदर आपको भी कुछ समझ नहीं आ रही, क्लाइंट आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, और चलो वो आपको कर भी देता है रिस्पॉन्ड, और आप कह रहे हैं कि यार ये मैं ऑर्डर नहीं कर सकता, या ये कस्टमर को समझ नहीं आई जो ये वाली मेरी जो है ना वो स्पेशलाइजेशन इसमें नहीं है, ये सॉफ्टवेयर में काम नहीं करता, या मैं ये नहीं कर सकता। तो उस सिनेरियो में आपको क्या खुद ऑर्डर कैंसिल करना चाहिए, या उसका क्या मतलब मेथड क्या है उसका, या हम उससे अपना क्लाइंट जो है उससे उसको कैंसिल करवाएं? अच्छा, इसमें ये है कि आप जैसे क्लाइंट रिस्पॉन्ड नहीं करा, आपने डिस्कस किया, हम ऑर्डर कैंसिलेशन रिक्वेस्ट क्लाइंट को भेजते हैं, ठीक है। क्लाइंट रिस्पॉन्ड ना भी करे तो ओवर द टाइम ऑफ पीरियड 2 to 3 days हमारा वो ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है, ठीक है। हमारे इम्पैक्ट पड़ेगा परसेंटेज पे, लेकिन उसमें ये है कि हम फाइवर की कस्टमर सर्विस को, सपोर्ट को हम मेल लिख सकते हैं। उसमें जस्ट होता है कि हमारा ऑर्डर नंबर जो है हम लोगों ने वो अब मेंशन करना होता है, और हम अपना जो भी इशू है कि फाइवर उस पर उसने बायर ने डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस कर दिया, हम वो वाला जो है सारा अपना इशू लिखें, और वो फाइवर उस चीज़ को ठीक कर देता है। फिर आपका जो परसेंटेज जो भी इम्पैक्ट हो रहा होता है उस पर फिर फाइवर इतना, यानी आपकी प्रोफाइल दोबारा से क्लीन हो जाती है। क्लीन हो जाती है आपकी प्रोफाइल, उसमें कोई इशू नहीं। तो ठीक हो गया। चलें, काफ़ी कुछ ऑडियंस को भी समझ आ गया होगा कि फाइवर कैसे काम कर रहा है। अगर उन्होंने स्टार्ट करना है तो वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो जाते जाते कोई अगर आप कोई एडवाइस देना चाहें लोगों को लाइफ के बारे में या फ्रीलांसिंग के बारे में तो प्लीज़। तो फ्रीलांसिंग के बारे में जो सबसे बड़ी एडवाइस है वो ये है कि इसको बिल्कुल भी ये ना समझे कि आप अकाउंट अपना आज बना रहे हैं और आपको कल ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर एक प्रॉपर अपना टाइम स्पेंड करें। इसके ऊपर ये है कि हासिल करें इसके ऊपर कि हमने किस तरह से अपने प्रोफाइल को ऑर्डर लेके आना है, ठीक है, और किस तरह से उसको बिल्डअप करना है, पोर्टफोलियो अपना कैसे जनरेट करना है। स्टार्टिंग में बिल्कुल भी उसमें ये ना रखें कि हम लोगों ने जो है वो पैसे कमाने हैं, ठीक है। हमारी जो है पहले पोर्टफोलियो हमने बिल्डअप करना है, फिर हम एक प्रोफाइल से 2-3 प्रोफाइल्स पे भी जा सकते हैं, उसमें भी कोई इशू नहीं है। तो स्टार्टिंग मेरी तो यही एडवाइस रहेगी कि स्टार्ट में अपने जो है एक तो मार्केट को, कंपटीशन को समझें, ठीक है, उसको फॉलो करें, अपने स्किल को फॉलो करें, और अच्छी सी अच्छी सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड करें। ये ना हो कि आपकी जो रेटिंग सारी डिस्टर्ब हो सिर्फ एक पैसों के चक्कर में। तो आप बेहतर से बेहतर जो है प्रोवाइड करें। अच्छा, जाते जाते हमने बहुत एक वैलिड पॉइंट भी उठा दिया, तो मेरे जहन में आया कि हम ज़्यादा प्रोफाइल्स भी बना सकते हैं, बट उसके अंदर इशू ये है कि काफ़ी लोगों की आईपी एड्रेस मैच करने की वजह से जो अकाउंट बैन हो जाता है। तो उस केस के अंदर या सिनेरियो के अंदर अगर एक घर में भाई बहन कुछ रह रहे हैं, सब ने अपनी प्रोफाइल बनाई हुई है, तो क्या उन सबको एक ही लैपटॉप पे बना सकते हैं या अलग होना चाहिए, या एक ही आईपी एड्रेस पे वो बना रहे हैं, तो उस सिनेरियो में क्या सीन है? देखिए, अगर इसको थोड़ा सा क्लियर रखना हो कि आपका अकाउंट ब्लॉक ना हो, बैन ना हो, ठीक है, और जैसे आपने डिस्कस किया कि एक घर में अगर 2-3 लोग काम करना चाह रहे हैं या आप ही अपने 2-3 अकाउंट बनाना चाह रहे हैं, तो इसमें होता ये कि आईपी एड्रेस से इशू तो होता है। तो आप अपना जब अकाउंट बना रहे हैं तो आप आईपी एड्रेस अपना डिफरेंट रखें, ठीक है। आप में भी किसी और लोकेशन पे बना रहे हो, ठीक है। उसके बाद आप ये है कि अगर अपना इनकॉग्निटो मोड पे भी अपने अकाउंट चला रहे हैं तो उस पर इतना इशू नहीं होता, अच्छा, ठीक है। या फिर आप वो मोस्टली है कि आप वीपीएन वगैरह यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, या आप अपना मोबाइल डाटा लाइक अपना आईपी चेंज कर लेते हैं, ठीक है, तो आप अपने अकाउंट वगैरह उस तरह से चला सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं होता। मतलब कि अकाउंट क्रिएशन के वक्त आपका आईपी डिफरेंट हो, बट आफ्टर दैट आप एक ही आईपी एड्रेस के ऊपर आप 2-3 अकाउंट चला सकते हैं। देखिए, इसमें ये है कि अकाउंट क्रिएशन के टाइम पे भी आप अपना रख सकते हैं, बट उससे फिर इशू होता है कि बैन आपका अकाउंट ना हो जाए, वो रिस्क होता है उसमें। अगर आप अपना स्टार्टिंग में अपना आईपी चेंज रखें आप जब क्रिएशन में, और आप बाद में आप चलाते रहें, तो उस पर इतना इशू नहीं होता। ठीक है, यानी कि जितनी आप एहतियात कर सकते हैं स्टार्टिंग में आप कर लें, लेकिन बाद में उसका बिल्कुल बाद में इतना ज़्यादा इशू नहीं होता।
चलो, थैंक यू सो मच, इट वाज नाइस हैविंग यू ऑन द पॉडकास्ट. Thank सो you. दिस वाज अवैस मजीद शेयरिंग हिज फ्रीलांसिंग जर्नी विद अस. उन्होंने शेयर किया कि कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ उन्होंने फेस की, उनके अकाउंट किस वजह से बैन हुए और अब वो अपने अकाउंट को कैसे रिस्क फ्री चला रहे हैं. और उन्होंने अपने इंसाइट्स भी शेयर किए आप लोगों के लिए कि गिग कैसे बनाते हैं, एसईओ कैसे कर सकते हैं हम गिग्स की, और हम उनको रैंक टॉप पे कैसे कर सकते हैं. तो उम्मीद है कि आपको पता लगा होगा कि फाइवर पे आप अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं. अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.